मैंने वेटिंग फॉर अनदर 2 मिनट्स, अगर किसी को आना हुआ I immediately start the class. Just for 2 minutes I'm waiting for other participant. अगर कोई आना चाहता है then I'll start the class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. I'm waiting for other participant. Right. Students are there. I want to check कि कितने बच्चे होते हैं एक्चुअली में क्लास में, बिकॉज 2 दिनों से I didn't check टोटल कितने स्टूडेंट्स आते हैं. So let's see. क्लास स्टार्ट करते हैं. I think 19 स्टूडेंट्स हैं अभी तक. 19-20 रहेंगे. प्रशांत, आपका माइक अभी ऑफ नहीं है तो आप बंद कर लीजिए बेटा, म्यूट कर लो. तो आप लोगों को असाइनमेंट मिल गई होगी. हाउ वाज द असाइनमेंट? कैसी लगी आप लोगों को असाइनमेंट? क्या लग रहा था देख के, क्या आता है या नहीं आता है? अनम्यूट कर सकते हो बेटा. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. मैम दो क्वेश्चंस थे तो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, बट फिर इजी लगे थे. इजी क्यों लगे? आई थिंक ये शिकाई बोल रही होगी. क्यों लगे शिकाई? मैम इजी लगे क्योंकि जो लास्ट पार्ट थे वो करे हुए थे, क्योंकि वो स्विच लूप और सब सारे. कोई अच्छा, मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है बेटा. टफ और इजी की क्या एग्जांपल है? टफ क्या है? जब हमें नहीं आता. इजी क्या है? जब हमें आने लगता है ना. यही अगर आप प्रिंट एफ को इफ में ना कभी देखो, फोर में ना देखो, तो ऐसे लगेगा अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया. जब वो कर लो तो ऐसे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. राइट. सो फटाफट से स्क्रीन में अभी अनशेयर कर रही हूँ. पहले का आंसर तो मेरे ख्याल से सबने ही बहुत गलत दिया था. मेरी फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वन, इट्स ऑफ सेकंड वन, द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका कल क्वेश्चन भी पूछा गया था. माइनस वाला जो था, प्लस प्लस ए और माइनस ए प्लस प्लस का. ट्राई कि मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे भी काम करवा दूं. लेट मी चेक अगर को दिख जाए. सेकंड का आंसर क्या था? जल्दी से भेजो. द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाइल लूप में कितनी बार प्रिंट होना था? बहुत बच्चों का गलत है. एक्चुअली मैं ज्यादा चेक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम यू विल गेट द आउटपुट के किसको कितने नंबर्स मिले हैं विद शीट एज वेल. मोस्ट प्रोबेबली आई विल शेयर टुमारो. बताओ जी. लिख नहीं सकते हो तो वो अपना अनम्यूट करके बता दो अगर कोई बताना चाहता है. वाइल वाले केस में कितना आंसर आना था? जिन्होंने करा था वो भी बता सकते हैं, क्योंकि उनका आंसर भी गलत है. 3-4 बच्चों का चेक करा था तो सबका आंसर गलत था. 2 टाइम्स. सब हैं या चले गए? चैट पे मैसेज कर रहे हैं. 1 टाइम, 2 टाइम्स, वंस, 2 टाइम्स. शिखा गलत था. वासु 1. वेरी गुड मैम. आज क्या पढ़ेंगे? आज स्टोरेज क्लासेस पढ़ेंगे प्रशांत सर. 3 टाइम अमन. वेरी गुड. कृतिका 1 टाइम, अमिशा 1, अनन्या 3 टाइम्स. ओ माय गॉड. प्रेरणा 1. मैम स्क्रीन नहीं आ रही. स्क्रीन बेटा अभी मैंने शेयर नहीं करी है. स्क्रीन अभी शेयर कर रही हूँ. वेट अ सेकंड. अब आ रहा है सबको स्क्रीन?
विजिबल हो रहा है? वन नाजिया स्क्रीन दिख रहा है बेटा? इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am, visible. ओके, तो जिनका आंसर 2 है 3 है, ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग। 2 3 आंसर नहीं था, ये एक ही बार चलना था। वो कैसे चलना था अभी करेंगे। पहले का आंसर तो सबने ही ऑलमोस्ट सही दिया है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आना था आपका? कैरेक्टर्स इट हैज रिटर्न, जो मैंने कल भी बताया था कि प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट बैकएंड पे जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करती है उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उस वैल्यू को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। तो सेम ये वाला प्रोग्राम था जो मैंने आपको कल वर्बली बताया था, उसका मैंने एक प्रोग्राम भी डाल दिया था। ठीक है, तो प्रिंट है द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी प्रिंट करेगा और इसने जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करा है उसको भी स्टोर करवाएगा। सो आई थिंक टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 34 बन रहे थे जो मैंने काउंट कर रहे थे, दैट वर 34 कैरेक्टर्स। क्लियर है सभी को? सो द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विथ 34। सबका यही आया था आंसर? यस, ये किसने भेजा है? नवदीप। यस बेटा, यही आंसर आना था, द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 34। अब सेकंड का आंसर 1 क्यों आएगा? ये a प्लस प्लस और a माइनस माइनस वाला है। ठीक है, तो a की वैल्यू को कितना है 0, प्लस a प्लस प्लस पहली बार में रिटर्न कितना करेगा ये 0 लेस देन 5 माइनस प्लस प्लस a। यहाँ पे ये कितना रिटर्न करवाना था 2। रीजन क्या था? पहले भी बोला था पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पहले वैल्यू रिटर्न करते हैं, रिटर्न कितना करती है 0। बट जब कंट्रोल 5 के ऊपर आएगा या ऑपरेटर को एक्सेस करेगा एट दैट टाइम a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो a की वैल्यू पहले कितनी थी 0, अब कितनी हो गई है 1। पर प्लस प्लस से इसको कितना कर देगा अगेन 2। तो इसने रिटर्न क्या करवाना था 0 लेस देन 5 माइनस 2, सो 0 लेस देन 3। कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वन टाइम। यहाँ तक सबका आ गया होगा, एक बार तो सबका चल रहा होगा। यस, प्रथम इंक्लूडिंग स्पेसेस एज वेल। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है तो प्रीवियस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो स्पेस है इसको भी काउंट करेगा। ऐसी कॉलेज के बाद की स्पेस को भी काउंट करेगा, ऑफ के बाद की स्पेस को भी काउंट करेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में पहली बार में आया हमारा 0 लेस देन 3। तो नवदीप आपने बेटा भेजा है 0 लेस देन 4, वो गलत है। सो 0 लेस देन 3 आएगा। दोबारा से देख लो बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही लाइन में दो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं आपके। उसके बाद इसका जो आना था ये दोबारा से लूप के ऊपर जाएगा, फोर लूप के ऊपर। अब a प्लस प्लस ने कितना आना था 2, एक्चुअल में कितनी हो जाएगी 3 और प्लस प्लस a ने 4, सो 2 लेस देन 4। टू लेस देन 4, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो मैंने ही गलत कैलकुलेट करा था, तो आपका लोग का आंसर 2 सही है बेटा। रियली सॉरी, मैंने ही गलत कर दिया था। लेकिन नवदीप आपने मुझे 4 क्यों भेजा? नवदीप 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, सो 2 लेस देन 1। कंडीशन क्या है? फॉल्स। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। लूप से बाहर आएगा और ये द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ही बार प्रिंट करेगा। द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ही बार प्रिंट करेगा। उसका रीजन दोबारा से देख लेना। a प्लस प्लस रिटर्न करेगा 2, 2 अपडेट हो जाएगा 3 लेस देन 5 माइनस प्लस प्लस a, ये रिटर्न करेगा 4, अपडेट हो जाएगा 4, सो 2 लेस देन 1। कंडीशन क्या है? फॉल्स। लूप से बाहर आएगा और द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ही बार चलेगा। हाँ जी, क्लियर है? व्हाई दिस इज फॉर वन टाइम ओनली। नवदीप आपको क्लियर है? आपका 0 लेस देन 4 नहीं आएगा बेटा। a प्लस प्लस और प्लस प्लस a एक बार में दो ही वैल्यू को अपडेट करेगा। प्रियंका क्लियर है? शिखा क्लियर है? नवदीप क्लियर है? समझ आ गया? तो एक ही बार आएगा, बाकी मैक्सिमम बच्चों ने एक बार दे दिया आंसर, सो दैट्स करेक्ट आंसर। हाँ जी, बाकियों को समझ आ गया ना बेटा? किसी का डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? क्योंकि इस असाइनमेंट को फटाफट से मुझे खत्म करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
अच्छा, ये ऑलमोस्ट सबका सही है कि द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कितनी बार प्रिंट होना था? 2 ही बार होना था। दोबारा से बता देती हूँ, ये इफ 34 बनेगा, इफ 34, बिकॉज ये प्रिंट भी करेगा और इसकी वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा? 34। इफ 34 मीन्स कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट के अंदर आएगा, क्या प्रिंट करवा देगा? द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2 ही बार प्रिंट करवाना था। क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग फॉर द मैक्सिमम ऑफ द क्लास। जितने मैंने असाइनमेंट चेक करे थे ऑलमोस्ट सबका गलत था। क्या आएगा इसका आंसर? फोर्थ का आंसर कितना आएगा? Tell me answer of fourth one. DCE, DCE. Okay. Shikha, Divyanshu, Ansita, DGI. Very good. DGI, Prashant. Very nice. Mohit, DGI. Girisha, DGI. और बताओ। और वासु आपने नहीं करा? यश, DGI. हमेशा DGI. Very nice. DGI. वासु सर कहाँ हैं हमारे आज? या आए नहीं क्लास में? DGI. नमस्कार वासु सर, हैं आप लोग क्लास में? बताइएगा, सो मत जाइएगा। द आंसर विल बी DGI। द आंसर विल बी DGI। जिनका DC आ रहा है उन्होंने क्या करा हुआ कि A की वैल्यू B के बराबर। ये क्या है? A और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। A एंड B में क्या लगा हुआ है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? B की वैल्यू को किस में कॉपी कर रहे हैं? A में। ये एक्सप्रेशन है। जिसने इफ वाला ढंग से समझा था मेरे क्लास में, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो मैंने सिंपली क्या करा? B की वैल्यू को A में असाइन कर दिया और A में पहले कितना था? 10, B में कितना था? 20। अब जब A इज इक्वल टू B करा तो A में कितना अपडेट हो गया? 20। तो इफ क्या रिटर्न करेगा? 20। इफ 20 मीन्स ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो ये क्या प्रिंट करेगा? DCE। तो ये क्या प्रिंट करेगा? DCE। हाँ जी, क्लियर है ये DC क्यों आया? तो DGI वाले बच्चे जितने हैं वो सारे के सारे अपना कॉलेज समझ के DGI का आंसर मत कर देना। मैम पहले आप डरा देते हो। डराने के लिए तो पढ़ाती हूँ बेटा, मैं क्या करूँ? इसलिए तो डराने के लिए तो पढ़ाती हूँ। जब तक डराऊंगी नहीं तो क्या? मैम अभी मैं लिखने वाली थी कि मैम आपकी इस क्लास में आई नहीं थी। अरे वाह, हमारा तो क्या कह रहे हो? मैम अभी आप आंसर नहीं बताते तो मैं भी बोलने वाली थी। मैम इफ क्लास में मैं थी नहीं। ओके ओके, अरे कोई बात नहीं। जिनको देखो, जिनको मैंने DGI बोला था दे विल बी वेरी हैप्पी कि अरे मजा आ गया, हमारा तो आंसर ही सही हो गया, मतलब हमारा जो लॉजिक था सही था। ऐसा नहीं है, ये DGI इसलिए मैंने DGI लिख दिया था। एक ग्रेटर नोएडा वाले, एक गुड़गांव वाले। तो देखते हैं कि क्या आंसर करेंगे। ठीक है, तो आंसर DCE आंसर है बेटा इसका करेक्ट, DGI नहीं है। वो आप लोगों को जाने के लिए लिखा था मैंने। मैं बहुत बार अपनी क्लास में करती हूँ। मैं नहीं था मैम, प्रशांत, कोई बात नहीं। DCE आएगा। यस बेटा, DCE ही आएगा। या आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला गया था। हाँ जी, क्लियर है? DCE क्यों आएगा? B की वैल्यू सिंपली आप किस में असाइन कर रहे हैं? A में। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 20। तो जब 20 रिटर्न करेगा तो आउटपुट में भी क्या आएगा? DCE। तो ये वाला ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं। हाँ जी, क्लियर है? समझ आ गया? पूछनी है। क्या कह रहे हो? मैम एक चीज पूछनी है, जो A = B में A के पास 20 आएगा। हाँ जी, तो वो 20 को हम ट्रू वैल्यू बाइनरी के बेसिस पे लेंगे? नहीं बेटा, अगर आपने पहले का कौन बुक इज योर नेम? यस क्या कह रहे हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ जी मैम। हाँ जी, बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मैम यश। यश। यश, आपने पहली क्लास लगाई थी मेरी जब मैंने इफ करवाया था? मैम मैं टीम्स वाली इस ऐप के अंदर मैं कल ही ऐड हुआ हूँ, कल इवनिंग में। ओके ओके, सो आई विल टेल यू, इफ के अंदर या फिर फॉर के अंदर या फिर वाइल के अंदर, डू वाइल के अंदर, ठीक है, स्विच के अंदर, नॉट इन स्विच, बिकॉज स्विच में आप कंडीशन नहीं रिटर्न करता वो। इन सब में अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं तो कंडीशन में 0 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव और डेसिमल एज वेल, फ्लोटिंग नंबर एज वेल, एवरी वैल्यू इज ट्रू एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो जब हम इफ 20 ले रहे हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेगा,
वो सिंपली चेक करेगा कि कहीं इसकी वैल्यू 0 तो नहीं है, बिकॉज कंडीशन 2 ही वैल्यू रिटर्न करता है, इधर ट्रू और फॉल्स। तो वो ट्रू फॉल्स वैल्यू के लिए सर्च करता है। तो फॉल्स के लिए वो हमेशा 0 है बाय डिफॉल्ट और ट्रू के लिए 1 है। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है देन इट विल टेक एज अ ट्रू वैल्यू विदाउट कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर की कन्वर्जन हम नहीं करते हैं यहाँ पे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। मैम और करेक्टर वैल्यू अगर पास करें तो भी सेम? कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, कैरेक्टर में तो करना पड़ेगा कन्वर्ट। कैरेक्टर की तो पहले स्काई वैल्यू आएगी, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, है ना, फिर उसकी एक सिंगल वैल्यू बनती है। तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो स्ट्रिंग वाले करवाऊंगी, अभी हम सिंपल इंटीजर और फ्लोट नंबर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन था, अब इसकी आउटपुट क्या आनी थी? फिफ्थ की आउटपुट क्या आनी थी? अगर ऊपर वाला समझ आ गया तो ये वाले की आउटपुट भी बहुत इजी है। व्हाट विल बी द आउटपुट? अब भी आवाज कट हो रही है? अब ठीक है। ठीक है, तो अब बताओ फिफ्थ की आउटपुट क्या आएगी? A is equal to printf द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सेम एज फर्स्ट, वेरी गुड। फर्स्ट वाली ही आएगी बिकॉज प्रिंट कर देगा, दैट विल बी द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट रिटर्न कितना करेगा? 34। तो ए में कितना वैल्यू साइन हो जाएगा? 34। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी? द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 34। दैट वाज द इजीएस्ट वन। सबको आ रहा होगा, ये ऑलमोस्ट सब बच्चों ने करा होगा। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? इसका आंसर मिक्स था, किसी का सही था किसी का गलत था। 6 का आंसर क्या आना था? What will be the answer of 6-1? A double equals to printf hello world College of Engineering. Okay, very nice. हेलो वर्ल्ड द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। No, गलत आंसर है। और बताओ। हेलो वर्ल्ड द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड। हेलो वर्ल्ड DCE, हेलो वर्ल्ड DCE, हेलो वर्ल्ड द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कल भी मैंने बताया था, आई थिंक कल की क्लास में डिस्कस करा था, जब भी आप किसी भी इंटीजर को, फ्लोट को, कैर को, इनको डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज ना करो, देन दे विल टेक एट द वैल्यू। तो वो कौन सी वैल्यू लेते हैं? गार्बेज वैल्यू लेते हैं, है ना। अब मैंने क्या करा, ए को डिक्लेयर तो कर दिया बट इनिशियलाइज नहीं करा, एंड आई एम सिंपली चेकिंग कि ए डबल इक्वल्स टू printf हेलो वर्ल्ड। अब तुम देखो, ये हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करेगा ही करेगा, दैट इज डेफिनेटली ट्रू, बट ये रिटर्न कितना करेगा? जितना हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग का क्या है? टोटल लेंथ है। सो आई थिंक 11 विल बी द लेंथ। 3 2 5 5, हाँ 11 विल बी द लेंथ। और ए में कितनी वैल्यू जा रही है? गार्बेज वैल्यू। तो क्या गार्बेज वैल्यू हमेशा 11 ही रहेगी? गार्बेज वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू। सो द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगी? हेलो वर्ल्ड द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? हेलो वर्ल्ड द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसे आया? हम दोबारा बता दो, मेरा शायद नेटवर्क इशू है, कट हो गई थी बीच में आवाज। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। देखो प्रिंटफ में मैम वॉइस नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रहा है? मैम आ रही है मैम, बस एक बार और बता दो। मैम स्क्रीन भी नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन पे चुप मेरे रहो end स्क्रीन भी नहीं आ रही। मैम सब आ रहा है, मैम आप बताओ। स्क्रीन आ रहा है, कई बार नेटवर्क चला जाता है, कई बार आपके एंड से, कई बार मेरे एंड से, तो इसलिए बीच में लैप्स हो जाता है। अगर कंटिन्यूअसली 2-3 मिनट ना आए तब बता दिया करो कि मैम हम कब से वेट कर रहे हैं, आइए। ठीक है, अब देखो हेलो वर्ल्ड तो डेफिनेटली हमारा रिटर्न करेगा, प्रिंट करेगा ही करेगा। बैकएंड पे प्रिंटफ कितना रिटर्न करेगा? जो इसका टोटल लेंथ है। सो द टोटल लेंथ विल बी 11। बट ए को हमने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं करा है, देयर इज नो इनिशियलाइजेशन। तो अगर इनिशियलाइजेशन ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सी वैल्यू लेगा? गार्बेज वैल्यू। सो गार्बेज वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू एंड यू आर चेकिंग कि गार्बेज वैल्यू 11 के इक्वल है या नहीं है। सो दैट इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगी? द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो हेलो वर्ल्ड द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैम गार्बेज वैल्यू 11 नहीं हो सकती? नो बेटा, गार्बेज वैल्यू इतनी छोटी नहीं होती है। देखो गार्बेज वैल्यू का अगर तुमने कभी भी पढ़ा हो अभी तक, तो गार्बेज वैल्यू क्या होती है? इन द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी वेरिएबल।
जो ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको आप किसी वेरिएबल को कभी भी असाइन नहीं कर सकते हो, सो दैट वैल्यू विल बी गार्बेज वैल्यू। ठीक है, ओके मैम, जो किसी भी ओके। रेंज में ना आए। अगर तुम लोग को याद हो, तुम्हें स्टार्टिंग में जब तुम लोगों ने सी स्टार्ट करी होगी तो आप लोगों को इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इन सब के रेंज बताई गई होगी। ठीक है, सो -255 टू 255 करके 0 to 255 होता है एक, यस ये मैम। आप लोग को पता होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जो इन रेंज में वेरी ना करे, इन रेंज में एग्जिस्ट ही ना करे, वो वैल्यूज गार्बेज वैल्यू बन जाती हैं। तो 11 कैन नॉट बी द गार्बेज वैल्यू। ये तो क्लियर है ना कि 11 तो कभी गार्बेज वैल्यू हो ही नहीं सकता है। सो दैट्स व्हाई द आउटपुट विल बी हेलो वर्ल्ड द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? मैम अगर हम a को कैरेक्टर वैल्यू डिक्लेयर कर देते तो? हाँ जी, ए को कैरेक्टर वैल्यू, फिर तो इस पे आपको कंपाइलेशन एरर भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द कंपाइलर, बिकॉज इन दैट केस इसने रिटर्न करना था इंटीजर वैल्यू और यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो सी के कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है वो दे देता कंपाइल टाइम एरर, अदरवाइज ये अगर रन कर जाए किसी कंपाइलर में, वहां पे एरर आएगा टाइप मिसमैच। ठीक है, टाइप मिसमैच ये चलेगा ही नहीं। ये वाले केस में, कंपाइलर के केस में टाइप मिसमैच का एरर आ सकता है। सो सी के ऐसे क्वेश्चंस कंपाइलर बेस्ड होते हैं जो मैं हर क्लास में बताती हूँ। तो सी प्लस प्लस में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सी में मैक्सिमम चीजें हमारी कंपाइलर बेस्ड होती हैं। वेट अ मिनट। हाँ जी, क्लियर है सभी को? नाजिया स्क्रीन अभी तक नहीं आई है और वॉइस भी कट हो रही है। सो वेट ए सेकंड, आई एम कमिंग विद द न्यू वाईफाई अगेन। तो मुझे आज फिर से वही वाईफाई लेके आना पड़ेगा। अच्छा, इसका आंसर मैक्सिमम सबने सही दिया है। इसका आंसर फटाफट से भेजो, मैं नेट लेके आ रही हूँ। इससे ऊपर वाले का आंसर ऑलमोस्ट सबने सही दिया था, देयर इज नो नीड टू डिस्कस। इसका आंसर बताओ। ये मैक्सिमम बच्चों का गलत है और ये भी गलत है। ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर मैक्सिमम बच्चों का गलत है। सोच समझ के आंसर करना। पहले का आंसर करो, 9th क्वेश्चन का। पहले का आंसर बताया है सबने, ए वाई ए। लेट मी कनेक्ट विद द गुड वाई। नाजिया चेक बेटा, स्क्रीन आ गई। 10th 21 31, वासु बी, रश्मि ए, मोहित बी, 21 31 22 32 23 33 24 34 25 35 26 36। वेरी गुड, वेरी नाइस नवदीप। क्वेश्चन 10, वेरी गुड। समीर आप दोबारा से काम करिए बेटा, गलत है आपका आंसर। मैम ये क्या हो गया, समझ में ही नहीं आया। क्या हो गया? मैम ए तो आएगा आंसर। ए तो आएगा, क्यों आएगा? मैम बता दो आप अगर गलत है तो। देखो, जो यहाँ पे फ्लोट ए है ना, जो आपने फ्लोट ए दिया है, ये ए और 1.2 को चेक कर रहे हैं, ए एंड 1.2। अब इसका आंसर बताती हूँ, ये ए क्यों नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा बी। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी बी। किसका अनम्यूट है? आप म्यूट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, बाद में अनम्यूट कर लेना।
जो हमने यहाँ पे ए में 1.2 डाला है, फ्लोट का जो ए का डेटा टाइप है वो फ्लोट है, तो डेफिनेटली आपने अगर 1.2 डाला है तो वो कहाँ तक चलेगा, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक होता है ना बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू, ठीक है। और जब आपने 1.2 के साथ कंपेयर कर रहे हो ए की वैल्यू को, तो ए तो होगा 1.25 टाइम्स 0 बिकॉज अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। जो 1.2 है इस केस में कंपाइलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये फ्लोट वैल्यू है या ये डबल वैल्यू है। डबल तो सबको पता है ना क्या होता है। शिखा ये क्या था? यस मैम पता है मैम, बट एक बार और बता दो, मतलब हल्का सा बता दो। नाजिया और शिखा सबको आ रहा है बेटा, स्क्रीन आ रही है पहले बताओ, ऐसा ना हो कि स्क्रीन मैं तो सबको आ रही है। आवाज अब क्लियर है? यस मैम। नाजिया की शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बेटा नाजिया आपको नेटवर्क अच्छा लगाना पड़ेगा, जैसे मैम लेके आती है बीच में, मांग के लेके आती हूँ जियो। मैम का नेट बढ़िया है, वाईफाई हॉटस्पॉट। भी काम नहीं करता यहाँ पे, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं फिर जियो वाला ही काम आता है एट द एंड। चलो देखो, जो डबल होता है, डबल क्या होता है, जो अगर हमने फ्लोट की वैल्यू को 6 डेसिमल प्लेसेस तक होती है ना, अगर इसकी रेंज को बढ़ाना हो, उसकी रेंज को हाई करना हो, तो हम क्या यूज कर लेते हैं, डबल। अदरवाइज डबल और फ्लोट में देयर इज नो डिफरेंस, बोथ सपोर्ट डेसिमल वैल्यूज। लेकिन फ्लोट का प्रिसिजन कम प्लेसेस तक होता है और डबल का प्रिसिजन ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस तक होता है। तो जब आप ए की वैल्यू को 1.2 से कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज 1.2 को जब आपने ए में डाला तो कंपाइलर डेफिनेटली इसको वैल्यू असाइन करेगा अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन जब ये 1.2 के साथ कंपेयर करेगा इट विल नॉट डिफरेंशिएट कि ये फ्लोट नंबर है या डबल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग डबल होते हैं, ये सबने सुना होगा। तो ये सारी चीजों का डिफरेंशिएशन कर पाना मुश्किल होता है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितना ही उठाएगा, 1.2 ही उठाएगा। अगर आप इसको किसी फ्लोट वेरिएबल में डिक्लेयर करके फ्लोट बी कर दो और b इज इक्वल टू 1.2 कर दो, और आप यहाँ पे चेक कर लेते a डबल इक्वल्स टू b, तब इसकी डेफिनेटली वैल्यू क्या आनी थी, a। अगर आपने 1.2 को किसी फ्लोट वेरिएबल में यूज कर लेते, स्टोर कर लेते, देन यू चेक a डबल इक्वल्स टू b, तब इसकी आउटपुट क्या आनी थी, डेफिनेटली a। बट दिस टाइम यू आर चेकिंग द वैल्यू ऑफ 1.2 मैम आगे is it double equivalence to a? In this case it will give it a b value, because वो 1.2 का डेटा टाइप कंफर्म नहीं कर पाएगा कि वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। हाँ जी क्लियर है गर्ल्स? शिखा, प्रेरणा एंड बॉयज में से जो सारे बच्चे काम करते हैं, यस नाजिया, यस वेरी मैम। गुड। यस मैम हो गया क्लियर। क्लियर है ना बेटा? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट से आंसर लिखने की मत करना कि हाँ ये फ्लोट है, इसका भी फ्लोट है, दोनों इक्वल हैं। मैम छोटू सा डाउट है। माइक ऑन है निकाला। आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी अब बताओ, कौन अनम्यूट हुआ हुआ है? मैम हाँ जी मैम जो आपने अभी जो बताया कि फ्लोट में हमारे पीछे 6 डिजिट पहले से होती है, इसलिए ये इसका वैल्यू फॉल्स आई है। इसलिए इसका वैल्यू फॉल्स आई है। हाँ जी बेटा बिल्कुल, जब आपने 1.2 को ए में असाइन करा ना, 1.2 को ए में असाइन करा, ये चेक करेगा कि ए का डेटा टाइप क्या है, ए का डेटा टाइप फ्लोट है। यही अगर 1.2 को आप इंटीजर ए में असाइन कर देते तो कितना वैल्यू उठाता, ये 1? यस और नो? ये तो सबने पढ़ा होगा ना। अगर आप 1.2 को ए में असाइन कर दो और ए का डेटा टाइप इंटीजर होता तो ये कितना वैल्यू उठाता, 1, बिकॉज इट विल चेक, कंपाइलर फर्स्ट चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। अब अगर आपने 1.2 को फ्लोट में डाल रहे हो तो ये कितना वैल्यू असाइन करेगा, 1.6 टाइम्स 0 तक, 6 डेसिमल प्लेसेस तक बेसिकली, ठीक है। और 1.2 के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हो तब ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये कौन सी डेटा टाइप को बिलोंग करता है, बिकॉज डेसिमल की मल्टीपल हमारी डेटा टाइप्स होती हैं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है गर्ल्स? किसका डाउट था, समझ आ गया बेटा? माइक। यस मैम आगे समझ में। अब नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। नेक्स्ट में अब सही बता रहे हैं, नवदीप का आंसर सही है, नाजिया का थोड़ा सा गलत है, लास्ट का आंसर ये काफी बच्चों ने गलत दिया था। 21031 अनन्या, वेरी गुड अनन्या। चिराग 21 22 23 24 25 मैम 26। क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी देखो देखो, असाइनमेंट नहीं दिखी थी?
मैम देखी थी वो, फिर मिनिमाइज करना पड़ेगा मैम, इधर उधर जाना पड़ेगा। चलो देख, मैम मेरे स्टार्टिंग के जो 2 आंसर्स है वो गलती से चले गए हैं, जो लास्ट वाला है वो करेक्ट है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जी इसका आंसर क्या आएगा। इस बार आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम लोगों को थोड़ी डिफरेंट चीजें भेज दूं। वाइल ए प्लस प्लस, वाइल ए प्लस प्लस में ए प्लस प्लस कितना रिटर्न करेगा स्टार्टिंग में? अब एक ही चेक करते रहते हैं कितनी वैल्यू अपडेट होती रहेगी। ए प्लस प्लस तो कितना रिटर्न करेगा ये? 20 लेस देन इक्वल टू 25। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट करवा देगा? ए। जिन बच्चों ने मुझे 21 31 भेजा है या 21 0 31 भेज रहे हो या 21 के बाद कोई भी ऑन नंबर देन 31 भेज रहे हो, देन लेट मी टेल यू वन थिंग, वो बच्चे printf को साथ ही चला रहे हैं। this printf is does not come under this while। ये मैंने कल भी बताया था, किसी भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बाद अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे देन इमीडिएट स्टेटमेंट ही उस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंडर आती है। इफ यू डू नॉट पुट curly braces after control flow statement, then only immediate statement will be considered as a control flow statement, under a control flow statement। हाँ जी क्लियर है? तो प्रिंट 21 और 31 है ना? हाँ जी 21 और 31 ये आंसर? नो, पहले कैसे ये आंसर कर दिया आप लोगों ने? ये तो लूप था। अगर आप 21 और 31 कर रहे हो, आपने कैसे कर दिया? ये तो लूप था, ये तो तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो शिवम, वासु, वेरी नाइस। यश 21 31, यश 21 31 कैसे हो गए बेटा? 21 31 कैसे आ गया वो? अब निकालो, लॉजिक समझ आ गया ना कैसे चलेगा? जो लोग गलत आंसर कर रहे हैं, ये जो प्रिंट है a प्लस 10 है, ये वाइल के अंडर नहीं है। ये तब चलेगा जब ये लूप से बाहर आएगा और a की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो प्लस 10 होके प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज तो यही लूप बार बार 21 22 23 24 होना चाहिए। सेकंड वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी फिर? कौन सी वाली? ये वाली a प्लस 10 वाली? a प्लस 10 वाली अभी कहाँ चलेगी बेटा? a प्लस 10 तो वाइल के अंडर ही नहीं है। वाइल में तो खाली प्रिंट एफ ही है। अगर आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बाद, अगर सपोज मैंने ये लगाया होता, लेट अस सपोज, थोड़ा क्लीन अप कर दूं मैं दोबारा से, इफ आई पुट लाइक दिस, तो आप कहते कि मैम प्रिंट एफ a प्लस 10 भी वाइल के अंडर था। मैंने तो कोई कर्ली ब्रेसेस लगाई ही नहीं है, तो जब कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो लूप के अंडर यही थी, ये दो स्टेटमेंट लूप की थी, बाकी देयर इज नो लूप, दे वर द नॉर्मल स्टेटमेंट। ठीक है, तो 20 लेस देन इक्वल टू 25 कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट करेगा? 21। ये तो अब सबको पता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आंसर तो 21 ही आएगा। तो ए में पहले 20 था, फिर 21 होगा, फिर 22 होगा, फिर 23 होगा, फिर 24 होगा, फिर 25 भी होगा, है ना? जब 24 था उसने 25 रिटर्न कर दी। फिर जब 26 हुआ, कंडीशन क्या है? फॉल्स, बट ए अपडेट हो जाएगा 26 में। तो लास्ट में क्या आना था? 26 प्लस 10 36। सो 21 22 23 24 25 36 विल बी द आंसर। तो जिन बच्चों ने डबल आंसर भेजे हैं, आई वाज सो हैप्पी कि इतना बढ़िया आंसर तुम कैसे कर सकते हो। प्रिंट एफ a प्लस 10 वाइल लूप के अंडर नहीं है। हाँ जी क्लियर है? व्हाई दिस डज नॉट कम अंडर वाइल लूप? शिखा अभी भी वॉइस कट हो रही है बेटा, इज इट क्लियर नाउ? 21 22 23 24 25 36, ये 37 क्यों आया कृतिका? 26 वाला कैसे चल जाएगा बेटा? $26 भी आएगा, बट हमारा आंसर यस, आई थिंक मैंने एक गड़बड़ कर दी है। 25 लेस देन इक्वल टू 25, नो गड़बड़, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, दैट्स द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर है सभी को? बिकॉज बेटा मैं क्वेश्चन जब भी बनाती हूँ मैं गलत आंसर नहीं निकालती हूँ, मैं क्वेश्चन बना देती हूँ जो दिमाग में आ रहा होता है। ठीक है, तुम लोग को करवाते करवाते आंसर देखती हूँ या असाइनमेंट चेक करते हुए, उससे पहले मैं असाइनमेंट के आंसर्स भी नहीं चेक करती हूँ क्या होंगे। क्लियर है सभी को?
असाइनमेंट क्लियर हो गई है? तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, स्टोरेज क्लासेस, जो बहुत मैम इंपॉर्टेंट। बल्ले बल्ले पढ़ेंगे। बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी तक सबने थ्योरी वाला पढ़ा था कि जो पास होने लायक एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, वो तो किस्मत ही बहुत अच्छी थी कि ये पहली बार इंजीनियरिंग हिस्ट्री में हुआ है कि पेपर्स ही नहीं हुए। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंजीनियरिंग हिस्ट्री। अदरवाइज ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है स्टोरेज क्लासेस का। बट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना काफी नहीं होता, वी हैव टू गो थ्रू प्रैक्टिकल पर्पसेस एज वेल। जो हमारे मैक्सिमम चीजें होती हैं, जो वेरिएबल्स का बिहेवियर होता है, वो स्टोरेज क्लासेस बताती हैं। वेरिएबल्स का, जो हमारे डेटा टाइप्स का बिहेवियर होता है ना, डेटा टाइप्स जितनी भी होती हैं, बिकॉज वेरिएबल डिक्लेरेशन हम डेटा टाइप्स के थ्रू करते हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो स्टोरेज क्लासेस बताती हैं कि कोई भी वेरिएबल की कब तक वैल्यू रिटेन करेगा, क्या वैल्यू लेगा, और कहाँ तक उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो ओवरऑल द बिहेवियर ऑफ द डेटा टाइप्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय स्टोरेज क्लासेस। ओके, सो अगर आपने, यस नाजिया फर्स्ट सेम में था, yes, now you all are in third semester I think, है ना? मैम थर्ड एग्जाम सेमेस्टर। होंगे? क्या कह रहे हो बताओ? पूछ रहा हूँ एग्जाम होंगे क्या मैम? नहीं नहीं, अभी कोई एग्जाम नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम ये थर्ड सेम की क्लास है या फिर सिर्फ वर्कशॉप है? ये वर्कशॉप है बेटा, इट्स नॉट क्लास ऑफ थर्ड सेमेस्टर, ठीक है? ये शिका आई रिपीट, इट्स नॉर्मली अ वर्कशॉप। इसका आपके सेमेस्टर के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। जो आप पढ़ चुके हो उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो, समझा हो, सुना हो, तो आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ, हमें जो आता था उससे थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट में हमें अब समझ आ रहा है कि कौन सी चीजें कहाँ तक यूज हो सकती हैं, है ना? सो स्टोरेज क्लासेस भी बिहेवियर ऑफ योर डेटा टाइप बताती हैं। सो बिहेवियर किस टर्म में बताती हैं? स्कोप, visibility and lifetime। अच्छा, इससे पहले ये बताओ, तुम लोग को फंक्शंस आते हैं? बिकॉज जब तक फंक्शंस नहीं आएंगे, आई फॉरगॉट, तब तक मैं स्टोरेज क्लासेस नहीं पढ़ा पाऊंगी। स्टोरेज क्लासेस में आते हैं सबको? फंक्शन कॉल करना, फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन को कैसे नेम देते हैं, फंक्शन में वेरिएबल्स कैसे पास करते हैं, सब कुछ पता है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, सो चलो इससे पहले फिर एक मुझे एग्जांपल का आंसर दो, फिर मुझे पता चलेगा कि तुम्हें बाकी आता है नहीं आता है। ओके। तभी पता चलेगा कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है। ये सबको वॉइड वगैरह सब पता है ना? वॉइड क्या करता है? किसी भी फंक्शन के आगे तुम वॉइड लगा दोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा, वॉइड से एक और बात याद आई, फंक्शन से भी। चलो मैं तुम लोग को पूछूंगी एक चीज और, एक और मेरे पास कॉन्सेप्ट आया है। इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, सोच के बताना। प्रोग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है कि पहले हेडर फाइल्स हैं, फिर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में 3 बार फंक्शन को कॉल करा हुआ है, और उस मेन फंक्शन के बाद वॉइड लगाया हुआ है, और वॉइड में ये सब चीजें करी हुई हैं, ठीक है? एक को वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और ए में 10 पास कर दिया, प्रिंटफ लिख दिया। 10 आना चाहिए मैम, 10। So the output of this program will be compile time error. कंपाइल The output of this program will be compile time error. Reason क्या है? एक से ज्यादा कंपाइल वो प्रोग्राम। भाई ये सही से बोल ले। बताओ क्या बताना चाहते हो? क्यों आएगी कंपाइल टाइम? नो मैम। कंपाइल टाइम एरर इसलिए आएगी कि किसी भी फंक्शन को अगर आप यूज करते हो, देन देयर इज अ नीड ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ दैट फंक्शन बिफोर मेन फंक्शन। आपको मेन फंक्शन से पहले उसका प्रोटोटाइप देना पड़ता है। अगर आप ये प्रोटोटाइप नहीं देना चाहते हो तो इस पूरे फंक्शन को उठा के मेन के ऊपर लिख दो।
इस पूरे फंक्शन को उठा के ना मेन के ऊपर लिख दो, देन देयर विल नॉट बी एनी कंपाइल टाइम एरर। लेकिन अगर आप मेन के बाद लिख रहे हो, किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, देन उसका डिक्लेरेशन होना बहुत जरूरी है। और जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो मेन फंक्शन के पहले होता है, जहां पे भी मेन फंक्शन है उससे पहले देयर विल बी बाद में भी तो डिक्लेयर कर सकते हैं ना मैम? बाद में डिक्लेयर कर सकते हो। बाद में कैसे करोगे बेटा, मेन फंक्शन तो पहले ही चल जाएगा ना आपका। मैम ये ऊपर पहले ही चेक अगर करें। थोड़ा वो ऊपर अच्छा करके चलो फिर एक बात डिफाइन बताओ, नीचे। इससे एक चीज और आई है मेरे दिमाग में, एक क्वेश्चन आया है। डू यू नो द वर्किंग ऑफ एनी प्रोग्राम? वर्किंग मींस एग्जीक्यूशन, नॉट कंपाइलेशन। यस एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन से। कहाँ से होती है? मैम मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से जब आप मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन करोगे तो ये क्या चेक करेगा? ये फंक्शन आ गया, ये सर्च करेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तो इसके कर्ली ब्रेसेस से पहले वो होगा, कर्ली ब्रेसेस से पहले डिफाइन भी है और Yes, डिक्लेयर भी है, ठीक है, सो देयर विल नॉट बी एनी एरर। लेकिन हाँ, अगर इस कर्ली ब्रेसेस से पहले नहीं है और इस कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे जहाँ पे मेन फंक्शन एंड हो रहा है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे डिफाइंड है और इससे पहले कुछ भी नहीं है, सो कंपाइलर इसको क्या देगा? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, वो इसको चलाएगा ही ओके नहीं, मैम। बिकॉज ये कर्ली ब्रेसेस इसीलिए तो यूज होती हैं कि मेन फंक्शन चल कहाँ से रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आप या तो मेन फंक्शन से पहले डिफाइन कर दो, अगर आप मेन फंक्शन के बाद डिफाइन करना चाहते हो तो मेन फंक्शन से पहले उनको डिक्लेयर कर दो, देन गिव यस जस्ट मैम, यही कह रहा डिक्लेरेशन, है ना? तो ये नॉर्मल चीज है। था। यस मैम। हाँ, तो फिर जब आंसर पूछा गया था तब भी सोच समझ के आंसर करा करो, कुछ भी मत बोल दिया करो। ठीक है, कल को प्लेसमेंट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चेक करने के लिए। फंक्शन से एक और चीज याद आई है, जस्ट टेल मी द सिंटेक्स ऑफ एन फंक्शन। किसका आ रहा है भाई? बंद कर लो यार, या तो म्यूट कर लो अपने आप को। सो फर्स्ट विल बी द डेटा टाइप और रिटर्न टाइप। अरे बंद कर लो यार। डेटा टाइप और रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन। सेकंड आता है फंक्शन नेम, जो आपका आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मींस यूजर डिफाइंड नेम दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कीवर्ड। तो फंक्शन नेम आपका आइडेंटिफायर होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या आते हैं? फंक्शन वेरिएबल्स होती हैं। ऑल दीज फंक्शन वेरिएबल्स आर ऑप्शनल, ये सबको पता होगा। तो इसी के साथ एक मेरे पास प्रोग्राम है, इसका आउटपुट बताओ। इसका आउटपुट क्या आएगा? इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? मैम मेन को कभी ऐसे नहीं करते शायद। आउटपुट बताओ मुझे सिंपली क्या आएगा। मैम ये खतरनाक क्वेश्चन है। ये खतरनाक क्वेश्चन है, तभी तो पूछा था कि फंक्शंस आते हैं अच्छे से। आओ जी, मेन कैन नॉट बी वेरिएबल। अच्छा, कौन सी चीजें वेरिएबल्स नहीं हो सकती हैं? हम मेन वॉइड। मेन इज अ कीवर्ड, तो मेन आप कीवर्ड कह रहे हो, तो अगर मेन कीवर्ड है तो वॉइड मेन क्या है? वॉइड मेन बेसिकली क्या है? सोच के बताना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएंगी। मेन आप कीवर्ड कह रहे हो, मेन को आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं बिकॉज इन सी वेरिएबल फंक्शन नेम कैन बी सेम। वेट ए सेकंड बेटा, आई एम कमिंग, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। इतने सब बात कर लो। Yes, tell me.
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम कहीं चली गई शायद। हे भगवान। ओए, मौसम चल रहा। स्क्रीन आ रही है तुम लोग पे? नहीं, अभी अभी गायब हुई। आ रही है, पूरी स्क्रीन आ रही है, बस मैम की आवाज नहीं आ रही। वही चुप यहाँ हुआ पे तो स्क्रीन स्क्रीन भी नहीं आ रही। अब तो स्क्रीन भी नहीं आ रही, अब तो स्क्रीन गई। ज्यादा बोल रहे अब नहीं आ रही स्क्रीन। दीपक गए? मेरे पे भी नहीं आ दीपक रही। है? गौरव तू आ गया। इसी प्रशांत पे आ हाँ, रही। कब चुपचाप बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ। पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, हाँ, थोड़ा सा पढ़े, ज्यादा बस नहीं लो पढ़े। बनाने दे। बस इतनी बातें, रुक जाओ, थम जाओ, वहीं पे ही रुक जाओ। ओह माय गॉड। आवाज आ रही है? यस तो चल मैम। गए, मैम आ गए। यस मैम, आ रही है, यस मैम स्क्रीन नहीं आ आ रही रही है बस। आवाज, स्क्रीन नहीं आ रही है। मैम आवाज आ रही है। मैम आ रही है आवाज। मैम स्क्रीन आ नहीं रही आ है? रही। यस अब आ रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम आवाज आ रही सब है। बढ़िया। फिर अपने आप से यस मैम आ रही है स्क्रीन। अरे बस करो। मैम स्क्रीन पे आ रही है। बस भाई बस, म्यूट कर रही हूँ, म्यूट पे ही रहो। अब जरा मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने दो। मेन आप लोग क्या कह रहे हैं? मेन इज अ कीवर्ड, ओके। सो वॉइड मेन क्या है एक्चुअल में? वॉइड मेन इज अ फंक्शन। अब जिसको आता है ना वो ही बोलेगा, जो ऐसे ही हवा में मार रहा है कि हाँ ये हो सकता है, वो मत बोलना, बिकॉज ऑनलाइन फिर थोड़ा सा बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है? सो वॉइड मेन है, वॉइड मेन इज अ फंक्शन। सो फंक्शन में जो वॉइड है वो क्या है? हमारी रिटर्न टाइप। मेन क्या है? हमारा फंक्शन नेम। फंक्शन नेम है, और इसके जो वेरिएबल्स हैं वो नो वेरिएबल्स, बिकॉज वेरिएबल्स हियर आर ऑप्शनल। तो ये फंक्शन हो गया ना। अब मैंने क्या बोला था अभी जो फंक्शन की डिक्लेरेशन करवाई थी? दिस फंक्शन नेम इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स ये हमारा यूजर डिफाइंड होता है ना? और जो वो कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि मेन एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे मेन कीवर्ड को आपने कैसे यूज कर लिया? ना तो क्वेश्चन मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। इज विच ऑफ द आई एम नॉट ऑडिबल। फॉलोइंग फ्लोट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तो आ रही है, आवाज नहीं आ रही है भाई। स्क्रीन भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। कुछ भी कुछ नहीं आ भी रहा। नहीं आ रहा, स्क्रीन भी नहीं हाँ आ आ रही, गई, वो आ भी गई, नहीं आ अब आ रहा। गई। वॉइस तो अब नहीं आ रही, मगर स्क्रीन तो आ गई। नहीं वॉइस नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही है बस। मेरे पे दोनों नहीं आ रही, अब आ रही। वॉइस आ गई। वॉइस तुम लोगों की आ रही है, मैम की नहीं। हाँ मैम की वॉइस ही नहीं आ रही। मैम ने म्यूट कर रखा है, सब म्यूट हो जाओ। भाई तो बोल क्यों रहे हो, फिर म्यूट हो जाओ। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, वॉइस मैं ठीक कर रही हूँ बेटा, रुक जाओ। आज नेटवर्क ये भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। चेक करिए। हेलो। यस मैम। भाई क्या कर रहा है ऐसे?
अरे क्या हो रहा है? अरे पूरू तू कर रहा है क्या? अमिता तो चुप रहा मैम है ने वेट करने बोला है, तुम सब सो रहे हो? अच्छा अच्छा। सब जगह। अरे वॉइस नहीं आई थी ना। नहीं मत करो। ये लोग कर क्या रहे हैं? यश कर रहा है और नहीं। मैम की बटरिंग कौन करता है? कल भी यॉर्निंग करी थी भाई, हद होगी तुम्हारी ना। मैम यस सो मैम, जाएगा। सो के नहीं आता मैम। हाँ, बस सो जाया कर ना, एक काम करा कर, सो जाया कर, ठीक है? फिर आया कर मेरी क्लास में। किसी दिन मैं सो गई ना तो मजे हो जाएंगे तुम लोगों के, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। यस मैम, सही ठीक है, बात। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? सबको आ रही है स्क्रीन? आवाज आ रही है? कोई यस डर यस तो मैम। नहीं मैम। है? यस क्लियर है? मैम। बताओ, विच ऑफ द नो। फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? फ्लोट, इन, डबल, मेन। तो क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। मेन को आपने बोला था कीवर्ड, बट फंक्शन में फंक्शन नेम कभी भी कीवर्ड नहीं होता है, वो आइडेंटिफायर होता है। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखो तो क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? मेन। सो मेन इज नॉट अ कीवर्ड, इस बात को याद रखना। मेन इज नॉट अ कीवर्ड। मेन कभी भी कीवर्ड नहीं होता है। अगर मेन कीवर्ड होता तो वो फंक्शन नेम ना होता। बट हाँ, जो मेन का डेफिनेशन है वो ऑलरेडी हमारे कंपाइलर में सेव्ड है, इंटरप्रेटर में सेव्ड है। आप इसको एज ए वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी प्रोग्राम में दो मेन फंक्शन के नाम से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो मेन फंक्शन को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। एक ही मेन फंक्शन रहेगा हमेशा प्रोग्राम में। अगर मैं बोल दूं कि एक मैंने बना दिया मेन, एक मैंने फंक्शन बना दिया मेन 1, एक बना दिया मैंने मेन 2, इवन इन दिस केस कंपाइलर और एंड एग्जीक्यूटर विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन। कंपाइलर का तो बेसिकली हमारी फर्स्ट लाइन से करते हैं, जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। सो मेन 1, मेन 2, इवन इनका नेम भी मेन से स्टार्ट हो रहे हैं, बट दे आर डिफरेंशिएशन बाय 1 and 2। तो मेन आपका जो एक फंक्शन होता है ना, वो कभी भी कीवर्ड नहीं होता है, दैट्स ओनली आइडेंटिफायर। बट हाँ, इसका डेफिनेशन हमारे इंटरप्रेटर में पड़ा होता है। एग्जीक्यूटर को पता होता है कि कहाँ से जाके मुझे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। सो इट विल स्टार्ट main function. Main is not a keyword. So answer will be 3. Yes, Vasu. The answer will be 3 in this case. हाँ जी, क्लियर है 3 क्यों आएगा? अब इस चीज को याद रखना, बहुत काम आएगी तुम्हारे आगे, बिकॉज आगे मैं जो जितने भी Yes, क्वेश्चन ma'am. ना मैम वो मैं ऐसे एक बार ही और बता Yes, दूं। ma'am. एक बार और सुन लो। इसको भी छोड़ दो। देखो, जो इस केस में मैंने बोला था, इन दिस केस int main is equal to 3% main, इसकी आउटपुट आएगी 3। रीजन क्या है? अगर आप फंक्शन का देखो, void main फंक्शन को देखो, तो void main फंक्शन में void क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटर्न टाइप। मेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन नेम। और फंक्शन नेम का डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन नेम कैन बी एनी आइडेंटिफायर। तो जो आइडेंटिफायर होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी अ कीवर्ड। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी अ कीवर्ड, है ना? तो अगर आप पूरी स्टेटमेंट को देखो तो आप क्या कह रहे हैं कि मेन इज नॉट अ कीवर्ड। अगर आप इसको अंदर चेक करते रहो तो आप अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं? मेन इज नॉट अ कीवर्ड। अब अगर मेन कीवर्ड नहीं है तो मैंने सिंपली क्या कर लिया? मेन को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसमें वैल्यू कितनी डाल दी है? 3। आउटपुट क्या करवा रही हूँ? मेन को। सो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3। ठीक है, आप मेन को एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन का नेम मेन नहीं हो सकता है। हाँ, अगर उसका फंक्शन का नेम मेन होता है, मेन 1 होता है, मेन 2 होता है, इवन इन ऑल 3 केसेस ऑफ फंक्शंस, जो फंक्शन का जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से ही होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, तो याद रखना। Yes, ma'am. अब इसी के ही बेस पे एक चलो फंक्शन स्टोरेज क्लासेस भी करवाऊंगी, बट स्टोरेज क्लासेस जो टोटली है ना बेटा, वो फंक्शंस के ऊपर ही है मैक्सिमम चीजें। स्टोरेज क्लासेस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है फंक्शंस का। सो आई विल गो विद द फंक्शन एग्जांपल्स फर्स्ट, बिकॉज़ फिर स्टोरेज क्लासेस फटाफट से हो जाएंगी। नाउ लेट अस सपोज आई हैव अ मेन फंक्शन and in this one I have a variable int x plus plus
इंट ले रहे हैं तो इसको 0 इनिशियलाइज कर दीजिए. If x is equal to 5, main. So tell me the output of this case. इसको भी थोड़ा सा और चेंज कर दो. Break. Output of this program. इसी के साथ आउटपुट लाने के लिए देखो, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मुझे काफी चीजें याद आती रहती हैं कि मुझे और क्या क्या ऐड करना है. If x is equal to 5, break. Now tell me the output of this case. Now this code is complete. इसका क्या आउटपुट आएगा? एक x वेरिएबल लिया है जिसको 0 इनिशियलाइज कर दिया, x प्लस प्लस कर दिया, प्रिंट f कर दिया x को. अगर x डबल इक्वल्स टू 5 है तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज मेन. हम इफ के आगे सेमीकोलन है. इफ के आगे नो सेमीकोलन. इफ के बाद कोई सेमीकोलन नहीं है बेटा, यहाँ कुछ नहीं है. प्रिंट एफ एक्स. और इसको थोड़ा सा सुंदर बना दूं. क्या करूं, ये पेन से ऐसे ऊपर. अब बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी. प्रोग्राम समझ आ गया ना सबको? प्रोग्राम क्या है? यस प्रोग्राम का आंसर बताओ. प्रोग्राम तो क्लियर है ना? कि या किसी को प्रोग्राम भी नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है कि मैम ये आपने क्या लिख दिया, समझ नहीं आया. यहाँ पे मेन है. सबको फंक्शन कॉलिंग तो आती है ना? एवरीबॉडी नोज द फंक्शन कॉलिंग. समीर 1 2 3 4 5. वेरी गुड. और बताओ, और किसी ने बताना? तो यहाँ पे मैं दो चीजें चेक कर रही हूँ. फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं और फंक्शन से एग्जिट कैसे करते हैं, ये पता चल जाएगा जिसने भी आंसर करा, जिसने भी सही आंसर करा होगा. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Why 1 2 3 4 5 2 times, Vasu? Why this output will be for 2 times? Navdeep 1 2 3 4. प्रियंका 1 2 3 4 5 नहीं आएगा. श्योर हो? Vasu, check your answer again. 1 2 3 4 5 2 times or 1 time. शिखा समझ नहीं आया. शिखा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया बेटा. 1 2 3 4 5. मैम जस्ट 1 सेकेंड. यस वासु जरूर बताइए आंसर क्या आएगा. अच्छा, तुम लोगों को स्टैक पता है क्या होता है? स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है? तुम लोगों को बताया था फर्स्ट ईयर में किसी ने? स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है? जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? दिस इज रिकर्सिव. यस नवदीप, दिस इज रिकर्सिव फंक्शन. अमन 1, ओनली 1. मैम उसकी वैल्यू बार बार 0 भी तो साइन हो रही है. वेरी गुड. तो अगर बार बार 0 साइन हो रही है तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए? मैम फिर तो 1 1 चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट नहीं होगा ऐसे. यस. क्या नाम है बेटा आपका? 1 इनफाइनाइट. अमन हारून. अमन हारून. यस बेटा 1 लिखा ना, 1 इनफाइनाइट लिखते फिर. वेरी गुड. वो कंफ्यूजन हो रही थी ना. कोई बात नहीं. 1 इनफिनिटी. वेरी नाइस. तो आप लोगों ने स्टैक सुना है ना? क्या होता है? जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो तो आपकी फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो स्टैक में स्टोर होता रहता है. ठीक है. यहाँ पर अगर आपको सिलेबस आएगा डेटा स्ट्रक्चर का, वहाँ पे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि स्टैक में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, पुश एंड पॉप क्या होता है. तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, इंट x इज इक्वल टू 0 x प्लस प्लस प्रिंट एफ एक्स. तो पहले x की वैल्यू कितनी है? 0. जब पहली बार मेन फंक्शन. अब जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे सबसे पहले कंट्रोल किसके ऊपर जाएगा? दिस मेन फंक्शन. तो वो एक x को डिक्लेयर करेगा. x डिक्लेरेशन मींस देयर इज अ मेमोरी हुज नेम इज x. उस मेमोरी में इंटीजर टाइप का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू कितनी स्टोर हो रही है? 0. अब x प्लस प्लस उसको कितना कर देगा हमारा? 1. और प्रिंट भी क्या करवा देगा उसको? 1. तो पहले मेन फंक्शन में प्रिंट कितना हो रहा है? 1. अब ये इफ चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, ब्रेक नहीं होगा. दोबारा से इस मेन फंक्शन को अगेन कॉल करा है मेन.
दोबारा से फंक्शन क्या कॉल हो जाएगा, मेन। मीन्स ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। द फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। सो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। जब फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल करता है दैट इज नॉट ए रिकर्सिव फंक्शन। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहे उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस, है ना। अब मेन ने दोबारा अपने आप को कॉल कर लिया, अब दोबारा से ये एक और वेरिएबल x को इनिशियलाइज करेगा, उसमें वैल्यू 0 डालेगा, 0 अपडेट हो जाएगी 1, ये भी कितना प्रिंट करेगा 1। अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, दोबारा से मेन फंक्शन के ऊपर आएगा, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। रीजन क्या है, रिकर्सिव फंक्शन को रोकने के लिए देयर शुड बी एनी स्टॉपिंग कंडीशन। अगर आप लोगों ने रिकर्सिव फंक्शंस पढ़े हैं, देन रिकर्सिव फंक्शन को रोकने के लिए कोई ना कोई एक स्टॉपिंग कंडीशन होनी जरूरी होती है। अगर वो स्टॉप कंडीशन ना हो जाए, रिकर्सिव फंक्शन हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज इनफाइनाइट रिकर्सिव फंक्शन जो बार बार क्या प्रिंट करवाता रहेगा, 1 1 1। क्लियर है सभी को? हाँ जी, समझ आ गया 1 1 1 इनफाइनाइट क्यों हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर। शिका बताओ बेटा, क्या पूछना है आपको? जो उसका लास्ट वाला मेन फंक्शन है वो ऊपर के ही मेन फंक्शन को दोबारा से चलाता ही रहेगा ना? यस बेटा, वो चलाता रहेगा। ये मेन फंक्शन क्या है? ये मेन फंक्शन मींस आपने फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल पता कैसे चलता है किसको कर रहे हैं, फंक्शन नेम के थ्रू। तो फंक्शन नेम क्या है, मेन। अब मेन में ही ये कोड लिखा गया है, तो आपने सिंपली फंक्शन को कॉल कर लिया, तो मींस कंट्रोल आपका वापस कहाँ पे चला जाएगा, मेन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, क्लियर है शिका? ओके मैम। अरे शिका को समझ नहीं आया, मैम ने क्या बता दिया? नहीं मैम, आ गया। आ गया, पक्का आ गया। यस मैम। मैम वो पहले ही आ गया था, बस वो क्लियर कर लिया। और कौन बोल रहा है बीच में? क्या बात करनी है बेटा, बताओ। So we are clear with the functions, recursive functions, main, keyword, Yes. everything. So function कैसे होते हैं? So let's come start with the storage classes. Okay. So storage classes का मैंने बताया था, ये behavior of आपकी data type बताती हैं in terms of scope, visibility and lifetime. अब unmute करना वो बच्चा जिसको पता हो scope का meaning क्या है. What is the meaning of scope? In general, not in terms of C. In general, what is the meaning of scope? What is the meaning of scope? मैम लोकेशन। मतलब मैम कितना चलेगा, मैम मतलब कितना चलेगा उसको, Scope कितनी means बार कितना चलेगा, मतलब ऐसे। तो वो उसका मैम लाइफ टाइम लोकेशन, वो लाइफ टाइम होगा। कितना मैम चाहिए? लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन, ओके। और बताओ स्कोप क्या होता है? चलो विजिबिलिटी का मीनिंग बताओ, फिर बताती हूँ स्कोप। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इन जनरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिबिलिटी? तो नहीं बोले जा रही हूँ। 2x 3x. Scope is a block till where the variable can be accessed. प्रेरणा ने किसको बोला सुधर जा? कौन है यहाँ पे बदमाश? How it will be used in future. Very good. और मैम वासु ने किसको 2x 3x बोला? ये किसी को ऐसे क्रॉस कर रहा है क्या? किसी को मैम पबजी, मैम पबजी। पबजी खेल रहा है? वासु तभी गायब हो जाता है बीच में, पहले दिन एक्टिव था, उसके बाद से पबजी लेके बैठ जाता है कि मैम धीरे धीरे पढ़ाती हैं, बीच में पूछेंगी तो मैं फटाफट से बता दूंगा, है ना। प्रियंका, रेंज किसका बताया बेटा आपने? रेंज किस चीज का आंसर कर रहे हैं? बस वासु आपके बहुत जानकार है यहाँ पे, जो मुझे बता देंगे आपके बारे में, कोई बात नहीं। हाँ जी प्रियंका, आपने किसका आंसर करा था? स्कोप का। वेरी गुड प्रियंका, दैट्स अ करेक्ट आंसर। सो स्कोप क्या बताता है? रेंज। स्कोप ऑलवेज टेल्स द रेंज। मम्मी सामने होती है। अरे बाप रे बाप, वासु बहुत अच्छी बात है, मम्मी के पास बैठ के क्लास लगाते हो। अगर मम्मी साथ में बैठी है तो अपनी मदर को मेरी तरफ से नमस्कार बोलिएगा, गुड आफ्टरनून बोलिएगा। स्कोप, वेरी गुड। द स्कोप विल बी द रेंज,
ये किस रेंज तक चलेगा। और अगर हम फंक्शन की बात इसकी प्रोग्राम्स की बात करें, मैम आवाज चली गई किस मैम। किस रेंज में मीन्स किस आगे। मम्मी को देखता है मैं पढ़ रहा हूँ, दिखाता है मैं पढ़ रहा हूँ। अब चैट मत शुरू करो प्लीज प्लीज, बस 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 बस। सो फॉर ए चेंज बहुत अच्छा, सबको एक फ्रेशन मिल गया है, सब खुश हैं, सब वासु ने यहाँ सबको हंसा दिया। अब पढ़ते हैं। सो स्कोप क्या डिफाइन करते हैं हमारा, स्कोप विल डिफाइन ये किस किस फंक्शन में विजिबल है, किस किस फंक्शन में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये किस किस रेंज में आता है, कौन कौन सी फंक्शन की रेंज में आता है। सो अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सो स्कोप डिफाइंस ये कौन कौन सी फंक्शन की रेंज में आता है। विजिबिलिटी डिफाइंस कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे विजिबल रहती है। अगर किसी वेरिएबल को आपने उसका स्टोरेज क्लास डिफाइन कर दिया, तो उस स्टोरेज क्लास के अकॉर्डिंगली उस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ कहाँ पे विजिबल रहती है। लाइफ टाइम क्या कहता है कि वो जो वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू को कब तक रिटेन करके रखेगा, जो अपनी वैल्यू को कब तक रिटेन करके रखेगा। तो एक वेरिएबल का बिहेवियर, जो मैं स्टार्टिंग में जब मैं स्टोरेज क्लास करवा रही थी, सो स्टोरेज क्लासेस क्या बताते हैं, बिहेवियर ऑफ ए वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यूज किस लिए करते हैं, वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के लिए। तो वो कैसे बिहेव करेगा प्रोग्राम में, वो कौन बताती है, स्टोरेज क्लास। इन टर्म्स ऑफ स्कोप मींस उस वेरिएबल को कहाँ कहाँ पे फंक्शन में देखा जा सकता है, उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो सकती है, दैट इज विजिबिलिटी। उसकी वैल्यू कब तक रिटेन रहेगी, कब उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दैट इज नोन एज लाइफ टाइम। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, ये थियोरेटिकल टर्म्स में समझनी बहुत मुश्किल होती है। क्यों होती है, बिकॉज जब तक आप इसका प्रोग्राम नहीं करोगे ये तीनों टर्म्स कभी भी समझ नहीं आती हैं। सो आई विल गो फॉर द प्रोग्राम्स। तो जो स्टोरेज क्लास होती है वो हमारे मेनली ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर, ऑल दीज आर कीवर्ड्स। हाँ जी, ऑल दीज आर कीवर्ड, ऑटोमेटिक, स्टैटिक, एक्सटर्नल एंड रजिस्टर। यस मैम। चार हमारी स्टोरेज क्लासेस होती हैं। सो पहले हम करने वाले हैं ऑटोमेटिक, बिकॉज ये आसान भी है। मैक्सिमम टाइम हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस पे ही काम करते हैं, बट हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि वाकई में ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास चल रही है एक वेरिएबल की। ठीक है, तो ऑटोमेटिक के लिए जो कीवर्ड होता है दैट इज ऑटो, बट अगेन दिस इज ऑप्शनल, अगेन दिस इज ऑप्शनल। इट्स नॉट मैंडेटरी to declare a variable with automatic storage class। अगर आपने किसी भी वेरिएबल के आगे ऑटो कीवर्ड नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट उसका स्टोरेज क्लास क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उस डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर आपने वेरिएबल के डेटा टाइप के आगे कोई भी स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करी है तो वो क्या हो जाते हैं, आपकी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। नाउ लेट अस सपोज इफ आई से मेन। तेज तो नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा, अगर आपको बीच में लगा कि मैम फटाफट से पढ़ा गई है तो मुझे बीच में स्टॉप करवा देना कि मैम समझ नहीं आया, धीरे पढ़ा दो। ओके मैम। ठीक है, सो हम इन पहले दिस ऑटोमेटिक कर रहे हैं केस, हाँ जी बेटा ऑटोमेटिक कर रहे हैं। ऑटोमेटिक के लिए कीवर्ड इज ऑटो एंड दिस इज ऑप्शनल। अगर आप किसी भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन में स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका स्टोरेज क्लास होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। दिस और यू कैन से ऑटो एंड ए बोथ हैव इक्विवेलेंट मीनिंग, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो आप अगर ऑटो लगा दोगे तब भी आप कंपाइलर को बता रहे हो कि इसका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर आप उसके आगे ऑटो नहीं लगाते हैं, इवन देन कंपाइलर विल टेक इट एज ए ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में कीवर्ड क्या होता है हमारा, ऑटो। अब ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में वेरिएबल्स का स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम विद इन ए फंक्शन होता है। जहां पे वो डिफाइंड होते हैं ना, जहां पे ये वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन है उसका स्कोप, विजिबिलिटी, लाइफ टाइम मीन्स वो उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, उसकी वैल्यू विजिबल भी इसी फंक्शन के अंदर है। इसका जो लाइफ टाइम है मीन्स इसकी जो ए की वैल्यू 5 है, इस फंक्शन से बाहर आते ही ए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। दोबारा से सुन लो, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है। नाजिया श्योर? क्लियर मैम एकदम Clear बढ़िया है? आवाज आ रही है।
इसमें क्लियर है बेटा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का क्या मीनिंग है? किसी भी स्टोरेज क्लास के किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आप कोई भी स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करोगे दैट इज ऑटोमेटिक, कीवर्ड विल बी ऑटो। और इसका जो स्कोप, विजिबिलिटी, लाइफ टाइम, तीनों जिस फंक्शन के अंदर ये डिफाइन होते हैं उसी ही फंक्शन के अंदर, उसी ब्लॉक के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कर्ली ब्रेस? दिस कर्ली ब्रेस इज नोन एज ब्लॉक और फंक्शन। ठीक है, अगर आपने फंक्शन के बाद ये लगाया है ये फंक्शन बन जाता है, अगर आपने मेन किसी भी फंक्शन के अंदर ये ब्रेसेस लगाई हैं वो ब्लॉक बन जाता है। तो जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती हैं, जो वेरिएबल्स इसको बिलोंग करते हैं ऑटोमेटिक को, उनका स्कोप मीन्स वो उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, उनकी वैल्यू उसी फंक्शन के अंदर विजिबल होती है। जैसे ही वो फंक्शन से बाहर आएंगे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मीन्स वो वेरिएबल ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया बेटा? यस मैम। इसका अभी प्रोग्राम करवाऊंगी, मतलब अभी तो मैंने थ्योरेटिकल बताया है जो आई थिंक आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा होगा, इतने ही ढंग से पढ़ा होगा, है ना? ऑटोमेटिक ऐसे ही पढ़ाते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर मुझे बताना कि क्या आंसर आएगा। नाउ लेट अस सपोज मेन int a3 printf a int b not b a is equal to 5 not 5, अभी भी ये रहने दो। अभी आप लोग को सिंपल एक प्रोग्राम करवाती हूँ, printf a प्लस प्लस, ये वाला प्रोग्राम करते हैं पहले। b is equal to 3 printf b printf a, this is the program। a की वैल्यू 3 है, आपने a को प्रिंट करवा दिया है, फिर a प्लस प्लस कर रहे हो, फिर आपने एक ब्लॉक लिया है, उस ब्लॉक में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है, b की वैल्यू को 5 कर दिया, printf b कर दिया, फिर इस ब्लॉक के बाद मेन के ही अंदर, ये मेन के अंदर है, मेन के अंदर आप printf करवा रहे हो a, b, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? प्रोग्राम दिख रहा है सबको? स्क्रीन मेरी अभी भी शेयर पे है ना? यस, प्रोग्राम दिख रहा है बेटा सबको? इसका आंसर बताओ। अच्छा, ये पहली बात बताओ, int a, दिस इज int a, ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं? 3 5 5 4, कितनी प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने यूज करी है? ओके, 4 आउटपुट आएंगी इसकी, 3 5 5 4, 3 4 5, 3 5 4। तो चलो देखते हैं ऑनलाइन। सबको मेरा ऑनलाइन कंपाइलर दिख रहा है? सबको दिख रहा है ऑनलाइन कंपाइलर? मैम स्क्रीन दिखा दो, स्क्रीन दिखा दो शिखा, स्क्रीन दिख रही है सबको? 3 5 4, वासु 4 आउटपुट आएंगे बेटा, वो चारों कौन कौन से ये बताना है आपको? प्लस जी, सबको दिख रहा है बेटा? 3 5 5 4, ओके। मैंने इसलिए पहले ही ऑनलाइन कंपाइलर खोल के रखा था कि आज एक आधा ऑनलाइन कंपाइलर पे भी करके देखते हैं प्रोग्राम। तो चलिए इसका आउटपुट क्या आता है? Error conflicting with type A3. Previous declaration of A was here.
फ्लोट ए कहाँ पे लिया हुआ है मैंने फ्लोट ए? ऊपर ले रखा फ्लोट है। यस यस यस। So I'm waiting. Yes, CB is undeclared. That's what the output. जिनका 3554 आ रहा था, अब वो देख लो, वही मैंने चीज बताई थी. That is the scope, visibility and lifetime of a variable. देखो इस केस में क्या है, अब मैं वो वाला खोलूं पहले. इस केस में क्या है, ये जो मैंने अभी बताया था, ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो क्या होती है हमारी ब्लॉक. ठीक है, तो स्कोप, विजिबिलिटी, लाइफ टाइम ऑफ ए ऑटोमेटिक वेरिएबल, ये ब्लॉक और फंक्शन के अंदर ही होता है. ये इस ब्लॉक और फंक्शन से बाहर आते ही वो अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं. मींस वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जब आपका मेन फंक्शन आपने बनाया, ये जो ए वेरिएबल है, ये ए वेरिएबल को आपने मेन के अंदर डिफाइन करा है. मींस जो ए की वैल्यू है ना, वो इस पूरे मेन फंक्शन के अंदर तक रहेगी. जहाँ पे आपका मेन स्टार्ट और एंड हो रहा है वहां तक रहेगी. ठीक है, मेन के स्टार्ट और एंड तक रहेगी आपकी वैल्यू को. लेकिन उसके बाद अगर आप देखो बी वाली, मैम आवाज नहीं आ रही. यस बेटा, मैम नेटवर्क चला गया था. वॉइस नहीं आ रही मैम. अब आ रही होगी, नेटवर्क चला यस गया. मैम आ रही है. भाई सबर कर लिया करो, मैडम को काम हो सकता है. आउटपुट क्या है अमिता? आउटपुट विल बी कंपाइल टाइम एरर बेटा. कंपाइल टाइम एरर वही बता रही हूँ क्यों आएगी. कंपाइल टाइम एरर क्यों आएगी? ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर इसलिए करा के दिखाया था, कहीं आपको ये ना लगे कि इसका आंसर ये भी आना चाहिए था. ठीक है, ये जो ए को आपने डिक्लेयर करा है, ये मेन के अंडर करा है. तो मेन के अंदर ए की वैल्यू कब तक रहेगी? जब तक ये मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है. जैसे कंट्रोल मेन से बाहर आएगा, जो हमने ए को 3 वैल्यू असाइन करी, ये स्पेस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी. मीन्स ए खत्म ही हो जाएगा. तो अगर आप ए को कहीं भी मेन फंक्शन के अंदर ओवरऑल यूज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो ए अपनी वैल्यू को रिटेन करता रहेगा इस मेन फंक्शन के अंदर. लेकिन अगर आप बी को ध्यान से देखो, बी को मैंने मेन के अंदर एक ब्लॉक के अंदर लिखा है, तो ये जो बी की आइडेंटिटी है ना, वो इसी ब्लॉक के अंदर है. आउटसाइड दिस ब्लॉक बी डज नॉट एग्जिस्ट. तो जब आपने इस ब्लॉक में बी बनाया, तो बी की वैल्यू को 5 असाइन करा, बी को प्रिंट भी करवा दिया, बट आफ्टर दिस ब्लॉक बी अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा. तो जब आपने प्रिंट एफ बी करा, यहाँ पे ये बी को फाइंड आउट ही नहीं करेगा. इट विल आस्क कि बी कहाँ पे डिक्लेयर है. ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है ना कि कभी भी हम किसी भी वेरिएबल को विदाउट डिक्लेरेशन यूज नहीं कर सकते हैं. तो आपको कभी भी ये वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर करना होता है, आप उसको मेन के अंडर करते हैं और किसी भी फंक्शन के अंदर करते हो. तो ये जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं, इनका स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम विद इन ए ब्लॉक और फंक्शन होता है, जहाँ पे वो डिक्लेयर्ड होते हैं. ठीक है, जिस फंक्शन में आपने डिक्लेयर कर दिया, वो उसी फंक्शन का ही पार्ट रहेंगे, वही फंक्शन के अंदर उसके एक्सेसिबल है. अच्छा, इसी के साथ इसको थोड़ा सा और चेंज करती हूँ, फिर इसकी आउटपुट बताना. इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ. स्क्रीन सबको दिख रही है ना बेटा? ऐसा ना हो कि बीच में फिर नेटवर्क चला जाए. 1 मिनट के लिए चला गया था, सो दैट्स व्हाई स्क्रीन. अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? ए है, ए को 3 है, प्रिंट एफ ए कर रहे हैं, ए प्लस प्लस एक ब्लॉक के अंदर, दिस इज अ ब्लॉक, इंट बी, B5, प्रिंट एफ बी, प्रिंट एफ ए. व्हाट विल बी द आउटपुट इसी ब्लॉक के अंदर? थ्री फाइव फोर. ओके, 354. B5 3 नहीं आ रहा दिव्यांशु. 354. मैम वेरी गुड. 354. 354 आउटपुट विल बी 354, है ना? क्लियर है सभी को? समझ आ गया? यस यस मैम. यस मैम. अगर ये समझ आ गया, चलो फटाफट से एक और बताओ. अब ये मैं सिर्फ इसके सैंपल एग्जांपल्स करवा रही हूँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोगों को आज के असाइनमेंट में मिल जाएंगे. अब
बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी। ऊपर वाला पार्ट सेम है, इंट A3 प्रिंट एफ A++। इसके बाद एक ब्लॉक बनाया है जिसमें इंट A7 प्रिंट एफ A। इस ब्लॉक के बाद एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट A लगाई है, तो इसकी आउटपुट कितनी आएगी? 374 374 374 373। दिव्यांशु 373। तो आउटपुट विल बी 374। क्लियर है ना? 374 अगर सबकी आ रही है तो 74 होगा। हाँ जी, बिकॉज ये जो ए वाला पार्ट है, ये जो ब्लॉक है, ये ए की वैल्यू 7 सिर्फ इसी ब्लॉक तक रिटेन रखेगा, आउटसाइड दी इसकी ए की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब क्लियर है, सबको समझ आ गया यस मैम। है ना? तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें ऐसा तो मैम हमने पढ़ा हुआ था, ऐसा कुछ तो नहीं मैम। क्लियर है सबको? ऑटोमेटिक समझ आ गया ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का क्या मीनिंग होता है? नाउ वी विल डू स्टैटिक स्टोरेज क्लास। क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो? ऑनलाइन भी बातें करते रहते हो। स्टैटिक स्टोरेज क्लास। सो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए जो कीवर्ड होता है दैट इज स्टैटिक। अभी भी वॉइस कट हो रही है बेटा? वॉइस अभी भी कट हो रही है, और इज इट क्लियर? मैम बढ़िया आ रही है। कट हो रही है। कट हो रही है, शायद वो इशिका नेट की में आवाज है। नो मैम मेरी नहीं थी, नाजिया की थी। नाजिया की है। उनकी वजह से नेट में दिक्कत। नाजिया को तो दिक्कत रहती है भाई। नाजिया एक अच्छा नेट लेके आओ यार, अच्छा सा नेट लेके आओ। बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नेट बेकार आ रहा है मैम। बस ये कौन बोलता है? ये कौन सा लड़का है? बताना जरा नाम उसका। प्रशांत बंसल है। मैम ये प्रशांत है। भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ भाई। म्यूट होगा आपका। हाँ जी, अब क्लियर है? आवाज आ रही है? कोई मत बोलो, चुप हो जाओ। बढ़िया आवाज आ रही है ना, तो चुप हो जाओ, ठीक है? अब चुप रहना, जब पूछूंगी आंसर तभी बोलना। स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए जो कीवर्ड होता है दैट इज स्टैटिक एंड इट्स नॉट ऑप्शनल, दैट इज अ मैंडेटरी। ये मैंडेटरी पार्ट होता है। तो किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आप स्टैटिक लगा दोगे तो ये वेरिएबल कौन सी स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है? स्टैटिक स्टोरेज क्लास। अब स्टैटिक का जो स्कोप एंड विजिबिलिटी होती है वो विद इन ए फंक्शन और ब्लॉक होती है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास की जो स्कोप और विजिबिलिटी होती है, मींस ये किस किस फंक्शन में एक्सेसिबल हैं, वो जिसमें आपने इसको डिक्लेयर करा है उसी में ही रहेंगे। इसकी वैल्यू विजिबल भी किस फंक्शन में रहेगी? म्यूट हो गया आपका। म्यूट कर दिया। कौन म्यूट कर रहा है मेरा? किसने एक्सेस ले रही है जो मुझे म्यूट करे जा रहा है? भाई मुझे म्यूट करने से अच्छा खुद ही म्यूट होके बैठ जाओ यार। मुझे म्यूट करके क्या कर लोगे? अगर मुझे म्यूट ही होना होता तो मैं क्यों पढ़ाऊं कि नहीं? लेक्चर रिकॉर्ड करके दे देती हूँ, फिर तो कभी हम बात ही नहीं कर पाएंगे। अपने आप से कैसे म्यूट हो रहे हैं? अब क्लियर है? आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है ना? यस मैम। बीच में अगर अब किसी ने बदमाशी करी तो बता देना, ठीक है? स्टैटिक स्टोरेज क्लास में स्टैटिक अपना मैंडेटरी होता है। इसका स्कोप और विजिबिलिटी विद इन अ फंक्शन होता है, मींस जिस ब्लॉक और फंक्शन में हमने इसको डिफाइन करा है इसकी वैल्यू को हम वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं और इसकी वैल्यू विजिबल भी उसी ब्लॉक में ही रहती है। बट इसका जो लाइफ टाइम है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा। द लाइफ टाइम विल बी थ्रू आउट द प्रोग्राम।
जब तक मेन फंक्शन खत्म नहीं हो जाता। थ्रू आउट द प्रोग्राम का क्या मीनिंग है, जब आपका मेन फंक्शन खत्म हो जाए, तो जब तक आपका मेन फंक्शन चल रहा है तब तक ये अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं। सो दैट इज अ मेन डिफरेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोमेटिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है, सो ऑटोमेटिक और स्टैटिक में द मेन डिफरेंस इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास की वैल्यू टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम रहती है, बट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स की वैल्यू ओनली विद इन अ ब्लॉक रहती है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, और स्टैटिक में स्टैटिक आपका मैंडेटरी होता है, ऑटोमेटिक में ऑटो इज अ ऑप्शनल। क्लियर है? इसी के साथ साथ एक और डिफरेंस जो मैं बताना भूल गई हूँ, जो इस केस में मुझे याद आया, अगर आपने ऑटोमेटिक कीवर्ड लगाया है या आपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऑटो से बिलोंग करवा रहे हो और इस वेरिएबल को आप इनिशियलाइज ना करो, आप इस वेरिएबल को कोई वैल्यू ना दो, आप printf a करवा दो, देन a विल टेक एज ए गार्बेज वैल्यू, a विल टेक अ गार्बेज वैल्यू। सो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज नहीं करते हो तो वो कौन सी वैल्यू लेते हैं? गार्बेज वैल्यू। क्लियर? स्टैटिक वेरिएबल्स का मेन क्या होता है, अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दिया तो मीन्स वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? स्टैटिक को। इसी के साथ साथ अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? 0। सो स्टैटिक वेरिएबल्स को अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हो देन बाय डिफॉल्ट दे विल टेक द वैल्यू 0। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, यस बेटा। मैम उसमें तो मैम गार्बेज वैल्यू आ रही थी, तो मैम इसमें 0 क्यों आ रही है? 0 क्यों आ रही है? बिकॉज ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास की एट्रीब्यूट है, ये इसकी क्वालिटी है या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अगर मैम इसकी, एक बार प्लीज ये ऑटो वाला दोबारा बता दो। गार्बेज हाँ वैल्यू। बता रही हूँ। अच्छा, तुम लोग को पता है कि कंपाइलर कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? एनीबॉडी नो नोस? मैम, नो मैम। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में पक्की बात है? जीरो बाइनरी में। बाइनरी में पक्की मैम। बात है? बाइनरी में लेता है ना। कंपाइलर्स आर ऑलवेज रिटन इन यूनिक्स लैंग्वेज। कंपाइलर आपकी यूनिक्स लैंग्वेज में लिखे होते हैं, मैक्सिमम कंपाइलर्स यूनिक्स में लिखे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे अगर आप हेडर फाइल्स की बात करो, अगर हम कह रहे हैं कि हेडर फाइल है मेरे पास stdi.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ऐसे आपकी conio.h होता है, ऐसे आपका math.h होता है, math.h होते हैं, ये सारी आपकी हेडर फाइल्स हैं। इन हेडर फाइल्स को डेफिनेशन आपकी ऑलरेडी कंपाइलर में सेव्ड होती है। ठीक है, ये मीन्स किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखी गई है इनके कंपाइलर के अंदर, तो वो मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो आपकी होती है वो यूनिक्स में लिखी होती हैं। कई कंपाइलर सी में भी लिखे होते हैं, कई कंपाइलर लिनक्स में भी लिखे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप बोल रहे हैं कि मैम पता ऐसा क्यों है कि स्टैटिक के टाइम पे ये 0 लेगा और ऑटोमेटिक के टाइम पे ये गार्बेज लेगा, तो मीनिंग क्या है इसका, जब ये इनका जो डेफिनेशन था कंपाइलर में डिफाइन करा गया था, एट दैट टाइम इनकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी ऐसे ही डिफाइन करी गई है कि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे आपने ऑटो नहीं लगाया या कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं लगाई है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी स्टोरेज हो जाती है? ऑटोमेटिक। और अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उसको कौन सी वैल्यू असाइन कर देगा कंपाइलर? गार्बेज वैल्यू। सिमिलरली अगर आपने एक वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दिया तो मींस ये ए किसको बिलोंग करता है? स्टैटिक स्टोरेज क्लास को। अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे इस ए को इमीडिएटली आफ्टर दिस स्टेटमेंट, देन इट विल प्रिंट अ 0 वैल्यू। मैम ठीक है? एक चीज पूछनी थी मैम। हाँ जी बोलो। मैम जैसा आपने अभी बोला मैम कि क्या कहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में होते हैं, तो मैम लैंग्वेजेस इनमें मर्ज होती हैं? बेटा डिपेंड करता है कि आपने कंपाइलर किस वे में बनाया गया है। अगर आप सुपर कंप्यूटर्स की बात करो, आप सर्वर्स की बात करो, तो जितने भी ये सब चीजें हैं ये सारी की सारी यूनिक्स में ही लिखी गई हैं। तभी आप कभी चेक करना, यूनिक्स कमांड्स जो होती हैं वो सबसे टफ होती हैं लर्न करनी, इसलिए हम जनरल में कभी भी यूनिक्स यूज नहीं करते हैं। हम लिनक्स पे भी काम कर लेंगे, हम कभी भी यूनिक्स पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिक्स को सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि वो मर्ज होंगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो डेफिनेटली एक ही लैंग्वेज में होगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन बेसिस ऑफ दैट थिंग, कि आप उसको कहाँ पे यूज करना चाहते हो, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ तक है। अगर हाँ आपको एक ऐसी कंपैटिबल, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में इसको यूज करना है जहाँ पे एक लैंग्वेज से काम नहीं चल रहा, तो मर्ज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाइलर्स जो होते हैं आपके, वो आपकी एक ही लैंग्वेज में लिखे होते हैं। तो मर्ज होना ना होना डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंपाइलर नॉर्मली एक ही लैंग्वेज में लिखा होता है। मैम पर इसमें ऑटो
इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू लेते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू लेते हैं। यस बेटा बताओ। मैम ऑटो में जब गार्बेज वैल्यू लेगा तो क्या आएगा आंसर? गार्बेज वैल्यू, इट कैन बी एनी कुछ भी आ गार्बेज जाता वैल्यू, है, ABCD डिपेंड्स। 0 चलो ऐसे मैं कुछ आ इसका जाता दिखाती हूँ, वेट, तभी मैंने ये कंपाइलर खोल रखा है कि आप लोगों को इसकी पैरेलल एग्जांपल बताती रहूं। अच्छा ये क्लियर है ना, ये वाला एग्जांपल क्लियर है सभी को? यस मैम। है ना, int a printf a, तो ये कौन सी स्टोरेज क्लास होगी, अब तो बता सकते हैं? विच स्टोरेज क्लास इज दिस? ऑटो। ऑटो। तो इसको रन करते हैं, लेट्स सी जीसीसी कंपाइलर कौन सी एग्जांपल देने वाला है। ऑटो। सी इन केस ऑफ जीसीसी द आउटपुट इज 0। आप इसको 16 बिट और 32 बिट के कंपाइलर पे रन करके देखना, इसकी वैल्यू आएगी गार्बेज वैल्यू। मेरे पास सी का कंपाइलर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, बिकॉज मैं ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर ही काम करती हूँ। तो ये जो जीसीसी कंपाइलर है, आई डोंट नो इन्होंने कब अपडेट करा है, आप इसको किसी भी अपनी कंपाइलर के, सबके पास ऑनलाइन कंपाइलर नहीं, सी के कंपाइलर्स है अपने सिस्टम में? अगर Yes, है ma'am. तो Yes, इसको ma'am. करके देखना, आउटपुट में इसका आउटपुट आएगा गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो अभी इसका क्या मीनिंग है, जीसीसी कंपाइलर का क्या मीनिंग है? देखो जो मैं कंपाइलर की बात कर रही थी, तो ये जो जीसीसी कंपाइलर है, जब इसको डिफाइन करा गया होगा, वहां पे ऑटोमेटिक का डेफिनेशन इन्होंने 0 डाल दिया है। जो बाकी के कंपाइलर हैं आप उन पे चला के देखिएगा, वहां पे इसका जो डेफिनेशन है वहां पे गार्बेज वैल्यू है। तो इसलिए जो बुक्स में भी आप पढ़ोगे वहां पे गार्बेज वैल्यू ही होगा। जो करंट कंपाइलर आ रहे हैं वो इनकी डेफिनेशन को चेंज करते जा रहे हैं। हाँ जी क्लियर है बेटा, इस बात को याद रखना। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सी की मैक्सिमम चीजें कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि यही चीजें रहती हैं। अब यही सेम चीज मैंने जीसीसी कंपाइलर है, दिस इज जीसीसी कंपाइलर, सी दिस थिंग, दिस इज जीसीसी कंपाइलर, द करंट कंपाइलर, ये 64 बिट में लिखा गया है, पता है ये सभी को, सुना होगा सबने जीसीसी कंपाइलर, दिस इज ऑफ 64 बिट कंपाइलर। अगर आप यहाँ पे इसका साइज ऑफ भी करोगे, आई थिंक वो मैक्सिमम एज ऑफ मैक्स वो 4 ही दिखाएगा। You take this size of a here, then it will give you, किसी के पास अगर ऑनलाइन कंपाइलर है वो रन करके दे सकता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, सी दिस इज 4, दिस वन इज 4। अगर आप इसको 16 और 32 बिट के ऊपर लेके जाओगे वहां पे इसकी वैल्यू रहेगी 2, और सिमिलरली अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएबल को वहां पे प्रिंट एफ करवाओगे वहां पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, गार्बेज वैल्यू। यस बेटा क्लियर है, ऑटोमेटिक क्लास है या चले गए, या समझ नहीं आया तो तब भी बोल सकते हो। मैम क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब इसको 16 और 32 बिट कंपाइलर पे चला के देखना, ये गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक है, जीसीसी कंपाइलर ने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है ऑटोमेटिक को, दैट इज 0। ऐसे ही स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू लेते हैं, बट ये अपनी वैल्यू को टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम रिटेन करके रखते हैं। तो वो कैसे करते हैं, लेट्स डू दिस। जो आपको मैंने याद है अभी मेन प्रोग्राम का, मेन फंक्शन का करवाया था, ये अपना म्यूट कर लीजिए बेटा, अगर इतनी डिस्टरबेंस आ रही है, डिस्टरबेंस को म्यूट कर लीजिए। स्टैटिक इंट x प्लस प्लस प्रिंट एफ एक्स, देखो हैंड राइटिंग मेरी ऐसी लिखी जा रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो साथ ही साथ इफ x इज इक्वल टू 5 ब्रेक देन मेन, सो टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इसी के साथ साथ हमने प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले ही करा था, मेन इंट x इज इक्वल टू 0 x प्लस प्लस प्रिंट एफ x if x double equals to 5 break otherwise main। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले का आउटपुट क्या आएगा और सेकंड का क्या आएगा, 1 2 3 4 5। फर्स्ट आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 1 इनफाइनाइट, नवदीप 1 इनफाइनाइट किस केस में बेटा, शिवम प्रशांत अनन्या ध्रुव, वेरी गुड। हमेशा 0, in which case it will give a 0, 1 2 3 4 5 also।
क्वेश्चन वन का आना था नवदीप, 0 इनफाइनाइट हाउ, और 1 इनफाइनाइट जो भी आप बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 फर्स्ट केस नो हमेशा हाउ इट विल बी 0 बेटा। मैक्सिमम का आंसर सही है। देखो x का इन दिस केस x का स्टोरेज क्लास क्या है, स्टैटिक। तो बाय डिफॉल्ट आपने इसको इनिशियलाइज नहीं करा है, बट आप x प्लस प्लस कर रहे हो, तो x में वैल्यू कितनी है 0, और 0 है तो आपने x को 1 कर दिया है, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा यहाँ पे 1। नाउ 1 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये किसको कॉल कर लेगा, मेन फंक्शन को। तो पहली बार जब आपका मेन फंक्शन चला था उसने क्या प्रिंट करा 1, दोबारा से मेन फंक्शन कॉल हो गया। अब मेन फंक्शन जब कॉल हुआ तो ये वाली लाइन दोबारा नहीं चलेगी, दिस लाइन विल नॉट वर्क। रीजन क्या है इसका, अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टैटिक वेरिएबल्स का, स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। आप जितनी मर्जी बार स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हो, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे भी स्टैटिक वेरिएबल को आप एक ही बार इनिशियलाइज करोगे, आप बार बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है, जब आप पहली बार मेन फंक्शन को कॉल करोगे, जब आप x को स्टैटिक डिक्लेयर करोगे, एट दैट टाइम दिस लाइन विल वर्क। आफ्टर कॉलिंग दिस मेन फंक्शन, जब भी अपने आप को कॉल करेगा, ये लाइन दोबारा नहीं चलेगी। रीजन क्या है, बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। यस बेटा, कौन बोल रहे हैं? तो x प्लस प्लस जब ये दोबारा कॉल हुआ तो x प्लस प्लस मीन्स x में अब कितनी वैल्यू है, यही बताया था ना कि x अपनी वैल्यू को, वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक रिटेन करके रखता है जब तक ये फंक्शन चल रहा है, तब तक उसको रिटेन करके रखेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 है तो ये लाइन नहीं चलेगी, x कितना हो जाएगा 2, तो प्रिंट एफ क्या कर देगा 2। नाउ 2 डबल इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स, ब्रेक नहीं होगा। तो सेकंड बार जब मेन फंक्शन कॉल हुआ इसने क्या प्रिंट करवा दिया 2। अब थर्ड बार जब मेन फंक्शन कॉल होगा, ये वाली कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना प्रिंट करेगा 3। ऐसे ही जब दोबारा मेन कॉल होगा 4, जब दोबारा से मेन कॉल होगा 5, और जैसे ही 5 में 5 डबल इक्वल्स टू 5 होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। सो पहले इस फंक्शन से बाहर आएगा, फ्रॉम दिस फंक्शन, दिस दिस एंड फ्रॉम द मेन फंक्शन। जब इससे बाहर आ जाएगा तब x अपनी वैल्यू को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। दैट इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल्स। जी क्लियर है? जिनका अभी भी 1 इनफाइनाइट आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, समझ आ गया बेटा? 1 2 3 4 5 आएगा इसका आंसर। काफी बच्चों ने 1 2 3 4 5 भी दिया था। प्रशांत का अभी भी 1 इनफाइनाइट आ रहा है, नहीं सुना का प्रशांत बंसल? पबजी खेल के आए हो? नहीं, वो सेकंड के, मैम सेकंड के लिए कह रहे हैं। मैम सेकंड के लिए 1 इनफाइनाइट होगा मैम, फर्स्ट के लिए तो 1 2 3 4 5 होगा ना वो तो सही है मैम। सेकंड के लिए 1 इनफाइनाइट होगा, उसका रीजन यही है बिकॉज x का स्टोरेज क्लास क्या है इन दिस केस, ऑटोमेटिक। क्लियर है? x का स्टोरेज क्लास क्या है सेकंड के केस में, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक में ये डिक्लेरेशन दोबारा से होगा, इनिशियलाइजेशन भी दोबारा से होगा, और उसके बाद दोबारा से x की वैल्यू को 0 कर दिया जाएगा और फिर से उसको 1 कर दिया जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? स्टैटिक वेरिएबल समझ आ गया? मैम ये ऑटो वाला जो सेकंड केस था हमारा, हाँ जी, मैम इसमें जब हमारा x प्लस प्लस में जब नीचे प्रिंट हुआ तो वो 1 हुआ, 1 इक्वल्स टू 5, फॉल्स हो गया। तो उसके बाद वो फिर से ऊपर जाएगा। बिल्कुल, वो दोबारा से मेन फंक्शन को कॉल करेगा बिकॉज आप फंक्शन कॉलिंग कर रहे हो। अगेन ये दोनों एग्जांपल रिकर्सिव फंक्शंस की थी, कोई बात नहीं, अभी डोंट वरी, वो अभी रिकर्सिव फंक्शन की करवाई है ना, इसके बाद मैं और करवाती हूँ। स्टैटिक की तो बहुत एग्जांपल करवाने में मजा आता है, तुम करने वाले बनो। अब इसमें मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैंने फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी है, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन करा हुआ है। सो देयर इज नो नीड कि मैम इसमें कंपाइल टाइम एरर आया था, आपने बोला था। सो डिक्लेरेशन एज्यूम करो, ऑलरेडी कर रखा है। इसकी आउटपुट क्या आएगी? जब इसकी आउटपुट कर लो फिर बताना। इसका आउटपुट क्या आएगा?
वेरी गुड। शिखा 2 आएगा बेटा अकेला। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड अमन। 2 3 4 वेरी नाइस। और किसी का नहीं आया? प्रशांत 1। वाई 1 यार? प्रशांत 1 कैसे आएगा? समीर आ गया। वासु समझ तो आ गया। आंसर बताओ। 2 3 4 वेरी गुड। मैम कह तो रहे हैं कैसे होगा मैम, वो तो बार बार उसकी वैल्यू 1 करा रहा है ना x। हाँ तो देखो दोबारा से देख लेते हैं। जब मेन फंक्शन कॉल होगा, f कॉल हुआ, f के ऊपर गया, x को डिक्लेयर करा, x का स्टोरेज क्लास स्टैटिक कर दिया, x में वैल्यू 1 डाल दी, x प्लस प्लस ने 2 कर दिया और x की वैल्यू पे कितनी प्रिंट हो जाएगी? 2, है ना? तो पहली बार जब f चला तो इसने वैल्यू कितनी दिया? 2। अब सेकंड टाइम भी जब f चलेगा दोबारा से फंक्शन के ऊपर गया, अब इसने x का स्टोरेज क्लास चेक कर लिया, दैट इज स्टैटिक, तो ये दोबारा से इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, ये दोबारा से इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा। सो स्टैटिक वेरिएबल का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इनिशियलाइजेशन जो होती है आपकी ओनली वंस होती है, ये बार बार इनिशियलाइज नहीं करता है, ठीक है? तो अब दोबारा से ये नहीं चलेगा। तो जब सेकंड एफ कॉल हुआ है एट दैट टाइम x प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 3, तो आउटपुट भी कितनी देगा? ये 3। अब ये फंक्शन ने आउटपुट दिए 3, जब ये कॉल होगा अगेन इट विल चेक द स्टोरेज क्लास ऑफ x इज स्टैटिक, तो ये वाली लाइन फिर से नहीं चलेगी, फिर से आपका x प्लस प्लस 4 हो जाएगा और आउटपुट कितनी दिखाएगा दिस फंक्शन? 4। सो द आउटपुट विल बी 2 3 4। क्लियर? अब इसके आगे आप स्टैटिक हटा दो, अब बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी? नाउ आई हैव डिलीटेड स्टैटिक। 111 मैम। यस 111 और 222। मैम 111। 111 और 222। 111। पक्की बात है 111 आएगी यार। 2 हाँ मैम 1 है, वो 1 कर रखा है ना आपने x को। ठीक मैं है पढ़ाते पढ़ाते मैं मैम 222 ही होगा, वो 1 कर रखा है मैम, मुझे लगा 0 है। मैम 222 आएगा। 222 आएगा ना? क्लियर है ना? बिकॉज अगर ये स्टैटिक नहीं है तो बार बार x को डिक्लेयर करेंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे, फिर वैल्यू अपडेट करेंगे। अगर यही अगर हम स्टैटिक लगा दें तो इसका आउटपुट क्या हो जाता है? 2 3 4। क्लियर है? तो ऑटोमेटिक और स्टैटिक में डिफरेंस समझ आ गया ना बेटा कैसे होते हैं? यस मैम। सो दीज आर ऑटोमेटिक एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। एक्सटर्नल आज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एक्सटर्नल को करते करते फिर एग्जांपल्स नहीं होंगे, एक्सटर्नल का खाली होगा। तो स्टैटिक एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम। लेट्स डू स्टैटिक एग्जांपल एंड दैट वन विल बी int x printf x f1 f2 अब अगेन समझ लेना कि f1 f2 को मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। x प्लस प्लस printf x void f2 printf x। चलो अब इसकी एग्जांपल, इसके आउटपुट बताओ क्या आएगा? थोड़ा सा गलत, बहुत ही बकवास हैंड राइटिंग में लिखा गया है फटाफट में, पर प्लीज समझ लेना अपने आप। मेन में इंट x डिक्लेयर करा है जिसमें वैल्यू उसको 3 पास करी है, उसको भी प्रिंट करवा रहे हैं। f1 f2 दो फंक्शन बनाए हैं। void f1 में int x इज इक्वल टू 5 x प्लस प्लस प्रिंट f x, और int x को मैंने जो स्टोरेज दिया है वो दैट इज स्टैटिक। ऐसे ही void f2 में प्रिंट f x। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 363 वासु 65। ओके, और जो कॉन्सेप्ट बताया है ना उस कॉन्सेप्ट को याद रखें। आंसर देने में इतनी जल्दी मत करा करो, कॉन्सेप्ट समझ के मुझे आंसर करा करो। जो अमन वासु तीनों के तीनों गलत, दोबारा सोचो। अभी बता देती हूँ तीनों के आंसर गलत है। समीर आंसर गलत, दोबारा सोचो। 366 आंसर गलत, सब गलत है अभी तक। कृतिका गलत, अमीशा गलत, रॉन्ग बेटा। वासु नो, अगेन रॉन्ग।
3 6 गार्बेज। ओके, और the output of this program will be compile time error। मैक्सिमम कंपाइलर में यही आएगा। आई डोंट नो अबाउट जीसीसी कि उसमें क्या दिखाएगा या फिर 64 बिट में क्या दिखाएगा, वैसे इसका आंसर आएगा कंपाइल टाइम एरर। आउटपुट विल बी कंपाइल टाइम एरर। उसका रीजन क्या है, ये जो x है, दिस x, इसका स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटो। द स्टोरेज क्लास ऑफ दिस x इज ऑटो। तो इसकी विजिबिलिटी, स्कोप एंड लाइफ टाइम सिर्फ मेन के अंदर है। आप इस मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, F1 में भी मैंने दोबारा से एक x को डिक्लेयर कर दिया, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। बट उसका स्टोरेज क्लास क्या है, स्टैटिक। तो पहला x का स्टोरेज क्लास क्या था, ऑटो, वैल्यू क्या थी 3। दूसरा x का स्टोरेज क्लास क्या है, स्टैटिक, उसकी वैल्यू कितनी है 5, बट अपडेट कितनी हो जाएगी 6, जो हमें लग रहा है। लेकिन जब कंपाइलर चेक करेगा कि F2 में वो क्या प्रिंट करवा रहा है x को, अब ये चेक करेगा कि x है कहाँ पे, इस फंक्शन के अंदर। या तो ये x कोई ग्लोबल वेरिएबल होता, या ये x यहाँ पे कहीं डिफाइन होता, तो हम, या फिर इस x में कोई वैल्यू यहाँ से आ रही होती। बट इस x में आप खाली प्रिंट एफ x कर रहे हो, हमें ये नहीं पता कि x कहाँ पे डिक्लेयर है। सो दैट्स व्हाई इट विल गिव ए कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज अगर आपने x को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा है तो ये x का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस फंक्शन में। तेरा बेटा को यही नहीं पता ना कि ये इसको जो x, इसको ऑटो का x लेना है या फिर स्टैटिक वाला x लेना नहीं है। बेटा, इसमें ऑटो x स्टैटिक x का ही डिफरेंस नहीं है। वो x का डेटा टाइप के लिए सर्च करेगा कि ये x कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, इसकी डिक्लेरेशन के लिए मैम सर्च एक करेगा। बार ऑटो में हुआ है और एक बार स्टैटिक में हुआ है। नहीं तो वो तो डिफरेंट कंफ्यूज हो जाएगा ना। कंफ्यूज नहीं होगा कंपाइलर भाई। ये जो x है, ये जो स्टैटिक है, ये दिख कहाँ पे रहा है, सिर्फ मेन के अंदर। लेकिन ये जो चीज है, ये मेन के बाहर है। तो मेन के बाहर इनको देखो, तुम लोगों ने पॉइंटर्स पढ़े होंगे, ठीक है। इनको कोई ना कोई चीज पॉइंट करती है, इनको कुछ ना कुछ पॉइंट कर रहा है ना। तो जो मेन के अंदर इसको पॉइंट कर रहा है, वो मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाएगा। आउटसाइड मेन फंक्शन इसको, जिसको भी वो पॉइंट करना है ना, जो भी इस चीज को पॉइंट कर रहा है, तो वो उसको नहीं देखेगा कि आउटसाइड मेन फंक्शन ये एक्स एक्सेसिबल है या नहीं है। इसके लिए एक्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। F2 के लिए एक्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हाँ, अगर आप ये कर दोगे इसको और थोड़ा सा क्लियर कर, मेन में स्टैटिक कर दें अगर हम x को, तो चलेगा क्या? स्टैटिक कर दो तब भी नहीं चलेगा। तब भी मैंने क्या बोला था, उसका स्कोप और विजिबिलिटी उसी फंक्शन के अंदर होगा। तभी बोली थी ना वो टर्म्स, वो दो टर्म्स एग्जांपल्स करके क्लियर होती हैं, ठीक है। तब भी उसकी जो, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैम इसको यहाँ पे स्टैटिक कर देते हैं, चलो कर देते हैं, तब भी क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा। इसका जो स्कोप है, आप इसको मेन के अंदर यूज कर सकते हो, दैट इज अ रेंज। विजिबिलिटी क्या है, x की वैल्यू 3 सिर्फ मेन के अंदर ही विजिबल रहेगी। हाँ, ये अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा जब तक कि मेन फंक्शन खत्म ना हो जाए। क्लियर है। अगर आप इसको ये कर दो, y2 के अंदर int x इज इक्वल टू 6 कर दिया और प्रिंट एफ x कर दो, तब इसकी आउटपुट क्या आती, तब इसकी आउटपुट आनी थी 3 6 एंड 6। क्लियर है। वन मोर क्वेश्चन है। यस दिव्यांशु। मैम आपकी ना, जो आप टाइप कर रहे थे, जो डिफरेंस बता रहे थे, वो उसमें स्क्रीन में नहीं दिख रहा था। किसका बेटा बताओ, किसका नहीं दिखा? मैम आपकी स्क्रीन लैग कर रही है। वेट अ सेकंड, आई हैव टू। मैम आप लिख लेते हो, बता लेते हो, उसके बाद वो स्क्रीन पे आती है। ओ, तो मींस एक टाइम लैप्स है बीच में। कितने में मैं इरेज कर देती हूँ। यस मैम, फिर आप इरेज भी कर देते हो, फिर वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ ये समझ आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, बताओ। मैम क्लियर है? दोबारा बता दो। यस मैम, क्लियर हो गया। हो गया क्लियर बेटा। स्टैटिक ऑटोमेटिक अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो आज आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो फंक्शंस के, रिकर्सिव फंक्शंस के और स्टैटिक और ऑटोमेटिक के मिलेंगे क्वेश्चंस। मैम लास्ट पार्ट
मैम लास्ट पार्ट दोबारा से बता दो जो एंड के बाद आपने बोला। देखो जो यहाँ पे था, ये मैंने प्रिंट एफ खाली एक्स करा था ना, तो इस प्रिंट एफ एक्स में मैंने क्या करा था, इसका जो स्टोरेज क्लास है वो ऑटो है, ठीक है। तो एक्स एक वेरिएबल है जिसको ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है और वैल्यू कितनी है 3, और एक एक्स वेरिएबल है जिसका ऑटो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, वैल्यू कितनी है 5। बट इस प्रिंट एफ को, void f2 को, इस void f2 को देखने वाला कोई नहीं है। ये कंपाइलर सर्च करेगा कि इसका डिक्लेरेशन कहाँ पे है, बिकॉज ये x का डिक्लेरेशन मेन के अंदर है, ये x का डिक्लेरेशन f1 के अंदर है, तो फिर इस x का डिक्लेरेशन कहाँ पे है। तो ये जो चीज है, ये कल आपको जब मैं ग्लोबल वेरिएबल्स करवाऊंगी ना, एक्सटर्नल वेरिएबल, वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा। ओके मैम Global समझ में आ variable। गया। ठीक है, तो ये और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक पर्पस था मेरा स्टैटिक और ऑटोमेटिक को विद एग्जांपल क्लियर करना। अच्छा, अब तो नहीं कोई बोलेगा कि मैम हम सिर्फ उतना ही पढ़ा है हमने जितना हमें पास होने लायक करवाना था। नो मैम ऐसा नहीं है, नहीं मैम अब तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया। अब बहुत पढ़ लिया, और डिफरेंस पढ़ लिया, पता हो गया। थक गए, कल पढ़ाऊंगी बाकी नहीं मैम कंट्रोल। थके नहीं है। थके नहीं है मैम हम। मैम थके नहीं है। थके नहीं है, एनर्जी अभी भी है। यस अच्छा मैम। लगा Yes, पढ़ मैम। तीन क्लासेस में अच्छा लगा पढ़ के, ऐसे तो Yes, नहीं यस लग रहा हूँ। मैम बहुत तो कल ज्यादा। और आ नोएडा में गया। आने की आना चाहोगे आप? कहाँ पे बेटा? मैम ग्रेटर नोएडा आना चाहोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम बेटा। आप द्रोणाचार्य में नहीं प्लीज पढ़ाते हो क्या? आओ। नहीं द्रोणाचार्य मैम मेरा गुड़गांव एक में बार पढ़ाती हैं। शिफ्ट होने का भी गुड़गांव। आ रहा था, बट एनी हाउ मैं नहीं आ पाई। अदरवाइज मैनेजमेंट वाज वेरी हैप्पी कि आप नोएडा में जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट तो नहीं मैम आ आप पाई। कौन से कॉलेज में? अब हमारे दूसरी ब्रांच में है। अरे हमारे मेन ब्रांच। दूसरे अच्छा द्रोणाचार्य दूसरे की हूँ बेटा मैं, पर मैं गाँव में है ना गुड़गांव से। मैम, गुड़गांव वाले में है। मैं एचओडी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुड़गांव कैंपस की हूँ, ठीक है। ओके मैम। यस आप मैम। मुझे सर्च कर सकते हो हमारे डीसी की वेबसाइट पे, आपको पता चल जाएगा। बट एनी हाउ मुझे मेरा मेन कंसर्न अपने बारे में बताना नहीं है, आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों को वर्कशॉप का बेनिफिट लग रहा है। ऐसे तो नहीं है कि हम Yes, ऐसे ma'am. पढ़ते यस रहते मैम मैम लग रहा है। बहुत मैम क्लियर हो बहुत रहा है। क्लियर हो रहा है। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्लियर करना ही मेरा मेन फोकस होता है। मैम मेरे फर्स्ट ईयर को मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है। मैम हाँ जी, बोलो। मैम 1 वीक कम पड़ जाएगा, वीक बढ़ा लो। एक और भी